गुड मॉर्निंग। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मिस कंचन वांशु शर्मा जी, एडिटर एनसीसीएल हेड पब्लिक रिलेशंस, डॉक्टर अनीता भटनागर जैन पूर्व आईएएस और श्रीमती दीपा तिवारी जी सहायक शिक्षा निदेशक उपस्थित हैं और सभी प्रवक्ता और शिक्षक साथी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का ये जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र समग्र शिक्षा के पाठक मंच अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हम रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। लोगों में इस चीज के लिए जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि लोग ये जाने, बच्चों तक ये बात पहुंचाई जाए कि कैसे वो अधिक से अधिक किताबें पढ़ने को अपनी आदत के रूप में शामिल करें। तो इस कार्यक्रम के शुभारंभ में सबसे पहला जो सत्र है वो स्क्रीनिंग है एक समग्र शिक्षा के वीडियो का। तो हम आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बीते जमाने में दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, खेलों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें हमारे जीवन में ज्ञान और रोशनी की तरह हैं, जो हर कदम पर हमसफर बनकर हमें नया रास्ता दिखाती हैं। ज्ञान की इस रोशनी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है, जिसका उद्देश्य देश भर में रीडिंग हैबिट्स यानी लोगों के अंदर अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करना है। भारत सरकार ने देश में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने के लिए पढ़े भारत बड़े भारत नामक योजना चलाई है। देश भर में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एनबीटी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। पढ़े भारत बड़े भारत ये केंद्रीय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य छात्रों के अंदर पढ़ने लिखने की और नए ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा जागृत करना है। एनबीटी देश भर में हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू कर चुका है। इस मुहिम के तहत एनबीटी ने 50 से अधिक भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया है। ये पुस्तकें उम्र के हिसाब से तैयार की गई हैं। कक्षा के अंदर जो पाठ्य पुस्तकें एक छात्र पढ़ता है उसके अतिरिक्त ज्ञान को देने के लिए सहायक पुस्तकों का निर्माण राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया है। किताबों के वितरण के लिए एनबीटी ने विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में स्थित अपने रीजनल कार्यालयों के माध्यम से एनबीटी अधिकारी किताबों का वितरण सुनिश्चित करते हैं। प्रदेश सरकार की शैक्षणिक समितियों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनके सहयोग से ही देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पुस्तकों का वितरण सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। रास्ते में उन्हें गोगो हाथी दिखाई दिया। इस योजना के तहत पहली बार स्कूलों में बाल साहित्य को एकत्र करके रीडिंग कॉर्नर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट का विकास किया जा सके। तो धीरे धीरे बच्चों ने देखा कि ये पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ तो इसमें इंटरेस्टिंग होगा,
तो फिर सेकेंड वीक में 10 से 15 बच्चों ने ये बुक्स उठाना शुरू किया। फिर हमने सोचा कि नहीं सर, ये तो आइडिया काम कर गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर ने बहुत खुश होके कहा कि मैम यही तो राज है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। કહે ટમીટું મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી દૂધી માસી ચટ પહેરાવો બંડી આના કરતા હતા ડાળ પર રમતા અડકો દડકો મીઠો મીઠો મને જરા को देख के अपनी किताब पहचानो। वो किताब देखेंगे और इस किताब में ही बच्चे उसी लेवल के बच्चे के उस स्तर के हिसाब से, जैसे इसमें केवल मात्राओं तक है तो ये बच्चा जो रेड ये लेगा, ये सेकंड क्लास का बच्चा इस किताब को आसानी से पढ़ पाएगा। मैडम ने कहा कि अरे ये तो तुमने पीले रंग का तोता बनाया है और तुमने नीले रंग का बनाया है। तो मैडम ने कहा अरे ये वाला तोता नहीं चलेगा। तो मैडम ने दिमाग से लगा के पीले रंग पे तो नीला वो फेर दिया और नीले रंग पे पीला फेर दिया, तो वे दोनों हरे रंग के हो गए। किसी भी विषय को समझाने के लिए रंग बिरंगे चित्रों का प्रयोग किया गया है। रंग बिरंगी चित्रों से युक्त ये किताबें स्कूल में बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। आज मैंने श्रेष्ठ हिंदी बाल नाटक की किताब पढ़ी। जब मैं लाइब्रेरी में आई तो मैंने चोर मचाए शोर कहानी पढ़ी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगता है कि सभी को लाइब्रेरी में आके हर रोज पढ़ना चाहिए। ही किताब मुझे पसंद आई। मम्मी काम को जाती है, बेटा घर के पास बेटा रहता है। मम्मी बोलती है घोड़ा खराब हुआ है करके फेंकेंगे, बाद में वो साइड में लेके जाता है घोड़े को। वो देख के बच्चे खुद एक्सप्रेस करते हैं, उनको वहाँ जो उन्होंने देखा है पढ़ा है वो याद आता है और उस हिसाब से वो अपने इमेजिनेशन डाल के वो बोलते हैं। हमारे स्कूल में बहुत तरह की किताबें आई है, जैसे बीज गणित के प्रसिद्ध गणितज्ञ, रसायन विज्ञान की अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो इस पुस्तक में बहुत सी अच्छी बातें लिखी गई है और यह पुस्तक बालमुकुंद अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। इसमें न केवल आधुनिक न्यायपालिका की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, बल्कि बीते हुए इतिहास में मुगल काल, ब्रिटिश काल की न्यायपालिका के बारे में भी बताया गया है। पुस्तकों के प्रकाशन में बच्चों के एज ग्रुप को ध्यान में रखा गया है। हर आयु वर्ग की जरूरत और रुचि के अनुसार कंटेंट का निर्माण किया गया है। इन पुस्तकों में भारतीय साहित्य, संस्कृति और महापुरुषों की जीवनियों को स्थान दिया गया है। इन पुस्तकों के माध्यम से एनबीटी ने कोशिश की है कि अच्छे कंटेंट के साथ साथ बच्चों के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी जागृत किया जाए। एनबीटी इन पुस्तकों के द्वारा बच्चों के अंदर एक संस्कार को संचारित करने की कोशिश कर रहा है। इनके माध्यम से पुस्तक संस्कृति विद्यालयों से निकलकर पूरे देश में अपनी खुशबू बिखेरेगी और हमारा देश विकास की नई इबारतें लिखेगा। I would like to tell you about this orientation program on Readers Club Movement. The National Center for Children's Literature, NCCL, is a wing of National Book Trust, India, that was established in the year 1993. NCCL provides assistance and expertise to teachers, librarians, editors, writers, illustrators by arranging creative workshops across the country, especially in rural areas, for promoting reading habits among children. NCCL also organizes orientation programs for school teachers and librarians on how to creatively use the books in the libraries. In this context, I would like to request Ms. Kanchan Vanshu Sharma, Editor NCCL and Head Public Relations, to please take this session forward. And please guide us on how to organize joyful activities to promote reading habits and creativity among children. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हम लोगों को ये प्रोग्राम करने के लिए। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, जो एनबीटी की एक कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग जो हैबिट है उसको पूरे देश में ला सके, क्योंकि किताबें पब्लिश करना, बिफोर आई स्टार्ट विद द पीपीटी, मैं ये कहना चाहूंगी किताबें हम लोग पब्लिश करते हैं, हम लोग किताबें लाइब्रेरी में रख भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो वहां तक पहुंचती है जहां उसे पहुंचना है? और हम लोग कोर्स की किताबें, सिलेबस, ये सब किताबें पढ़ते हैं क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए होते हैं,
हम उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी उसी तरह पढ़ते हैं और पेरेंट्स भी पढ़ते हैं। बट हम ये चाह रहे हैं कि किताबें वो इसलिए बच्चे नहीं पढ़े क्योंकि उन्हें मार्क्स लेके आना है, बच्चे इसलिए किताबें पढ़े क्योंकि उससे कुछ ज्ञान मिल रहा है, उससे रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही है। बिकॉज टीचर ने या पेरेंट ने बोला है कि आप ये मैथ्स की किताब पढ़िए, तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उससे कुछ मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन वो शुरुआत हम सीधे बच्चों के पास चले जाते हैं कि बच्चों को करना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो एनसीसीए प्रोग्राम करता है इस तरीके का देश भर में, ये पेरेंट्स और टीचर्स को बताने के लिए कि आप इस किताबों को और पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि बच्चों में इंटरेस्ट जागृत हो। अगर हम ही लोग एज पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड लाइब्रेरियंस, इफ वी डोंट टेक द बुक्स ourselves as seriously, तो कैसे हम सोचेंगे कि बच्चे उसको इतना सीरियसली लेंगे। तो ये जो अभियान एनसीटी और एनसीसीए चला रहा है 1993 से, ये प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो चिल्ड्रंस लिटरेचर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है कि उसको कैसे आगे लेके जाए। तो वही चीज मैं इस पीपीटी से थ्रू आपको बताना चाहूंगी। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के बारे में बताना चाहूंगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो 1957 में एस्टैब्लिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और पहले इसको MHRD बोलते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और राइटली सो। एंड हम लोग 58 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश करते हैं किताबें। 58 इंडियन लैंग्वेजेस मीन्स वी हैव डायलेक्ट्स, ट्राइबल लैंग्वेजेस, हर तरीके की भाषा, बोलियां, उन सब में किताबें पब्लिश करते हैं ताकि हम हर बच्चे की मदर टंग में किताबें उन तक पहुंचा सके, क्योंकि हम शुरुआत वहां से करते हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, उसमें हम लोगों का फोकस ही ये है कि मदर टंग को और अपनी मदर टंग को फोकस लिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। और बाकी हम लोग बुक फेयर्स करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं। NCCL जो ये नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर है, ये 1993 में, जैसे मनीषा जी ने भी बताया, 1993 में एस्टैब्लिश किया था NBT ने ही सेपरेटली। और इसमें अभी मैं आपको बताऊं तो 16,000 चिल्ड्रंस बुक्स हैं हमारे पास, जो 40 इंडियन भाषाओं में है, 26 फॉरेन लैंग्वेजेस में है। और ये डेलनेट से, ये लाइब्रेरी के बारे में आपको बता रही हूँ कि हमारे पास एक सेपरेट लाइब्रेरी है NCCL के अंदर, जिसमें ये 600 रिसर्च रेफरेंस मटेरियल्स हैं, 15 पीरियोडिकल्स हैं, डेलनेट मेंबर्स जुड़े हुए हैं ताकि किताबें से ज्यादा लोगों तक हम जोड़ सके। हम लोग रीडर्स क्लब बुलेटिन क्वार्टरली छापते हैं, और जिसमें आप ही के बच्चे, टीचर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो इसमें हम लोग पब्लिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1,28,000 रीडर्स क्लब समग्र शिक्षा के अंदर पूरी कंट्री में एस्टैब्लिश किए हैं, और हम इस तरीके के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो करते हैं टू टेल पीपल हाउ टू गो विद इट। और जैसे मैं बता रही हूँ, कार्यशाला, विचार विमर्श, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, ये सब हम लोग करते हैं। रीडर्स क्लब मूवमेंट को आगे चलाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं। रीडर्स क्लब स्थापित किए हम लोगों ने। हम लोगों ने इतने स्कूल्स और स्टेट्स में अब तक रीडर्स क्लब्स बना लिए हैं। यूपी में कितने हैं? यूपी में करीबन 1 लाख, कितने आपके स्कूल्स हैं? 1 लाख। आपने इसमें दिखाया नहीं मैम, क्योंकि ये अभी गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर दिस, सो आई एम गोइंग टू ऐड ऑन दैट आफ्टर दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एंड सो अच्छी रोचक पठन सामग्री कैसे हम आसानी से सब जगह बच्चों तक पहुंचा सके, और जो ऑलरेडी हमारे पास पठन सामग्री है उसको क्रिएटिवली कैसे यूज कर सके, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे। और ये जो हमारा रीडर्स क्लब बुलेटिन है, जो मैंने बताया क्वार्टरली पब्लिश होता है, इसमें हम लोग एनकरेज करते हैं बच्चों को, शिक्षकों को योगदान देने के लिए, ताकि हम इसमें पब्लिश करें, और इससे उनको एनकरेजमेंट मिलती है, बच्चों को भी, टीचर्स को भी। और ये रीडर्स क्लब बुलेटिन, जितने हमारे रीडर्स क्लब्स हम पूरे देश में जितने भी एस्टैब्लिश करते हैं, उन सबको हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा और भी बहुत रोचक जानकारी होती है।
हम लोग अदर एक्टिविटीज जो करते हैं, एनसीसीएल क्या करते हैं, ओरिएंटेशन तो करते हैं, हम पुस्तकालय में रचनात्मक रूप से कैसे पुस्तकों का उपयोग करें उस बारे में बात करते हैं। पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज गतिविधियां कर सकते हैं उसका आयोजन भी करते हैं और बताते भी हैं, और बाकी वर्कशॉप्स, डिस्कशंस एंड ऑल किया जाता है। अब मैं अब सीधे इस पे आ रही हूँ कि जैसे अब हमारे पास स्कूल्स में लाइब्रेरीज है। अब लाइब्रेरीज में हमने किताबें ले ली, सब जगह से ले ली, और हम लोगों ने उसको अलमीरा में बंद कर दिया। मुझे आई एम नॉट श्योर, मतलब हमारे पास लाइब्रेरी पीरियड्स हैं स्कूल्स में हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उसको कि मतलब बच्चे वहाँ चले जाते हैं कि ओके जैसे कभी पढ़ाई नहीं करना है तो ये वाले पीरियड में हम लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन वही लाइब्रेरी पीरियड को हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि वो किताबें जो अलमारियों के अंदर है वो बाहर आए, उसी बारे में हम लोग कुछ बता रहे हैं। वी कैन रीड आउट अ स्टोरी और अ पोएम। आपके ही लाइब्रेरी में जहाँ एक आपने बुक निकाली, उसको रीड आउट किया, एक इंटरेस्टिंग लगा तो बच्चे को लगेगा कि अगले दिन मैं आऊँ तो दूसरी स्टोरी भी सुनो। तो जैसे हम स्टोरी सुनाते हैं उसमें आप ये भी करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि एक स्टोरी एक बच्चा एक दिन पढ़ के आएगा, तो हो सकता है वो पहले पढ़े, अगले दिन जब आपका दूसरा पीरियड होगा तो वो उसमें वो कहानी सुनाएगा। उस तरीके से इंटरेस्ट जागृत होगा। वर्ड वेब में आपने कोई भी एक किताब उठाई और उसमें आपने एक वर्ड लिया, जैसे आपने लिया वर्ड जैसे टेबल लिया, तो टेबल किस में यूज होता है, तो बच्चों ने बोला टेबल हम लोग खाने के लिए यूज, खाने से हमने फिर बोला खाने में आप क्या क्या खाते हैं, तो वो वर्ड वर्ड बनता चला गया, इंटरेस्ट जागृत हुआ। फिर अगले दिन आपने बोला कि जब आप नेक्स्ट लाइब्रेरी पीरियड आएंगे तो हर कोई अपनी किताब में से कुछ 5 ऐसे शब्द निकाल के लाए और उसके एसोसिएशंस बताते रहे। तो उस तरीके से हम वर्ड्स भी सीख जाए, वोकैबुलरी बढ़ गई बच्चों की, और किताबों के साथ एक इंटरेक्शन रहा। बाद स्टोरी राइटिंग वर्कशॉप अभी 31 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यंग राइटर्स के लिए लॉन्च किया है कि हम लोग जो बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं हम उन्हें मेंटरशिप दें, उसके अंदर एनवीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस पे अभी वर्क कर रही है। तो उसमें जब हम पहले से ही बच्चों को वो एक इंटरेस्ट जगाएंगे कि जहाँ पे वो स्टोरी राइटिंग में किसी का मन है तो हाउ डू वी डू इट, हम पहले से ही उनको दे देते हैं। वो आप एक वर्कशॉप करते हैं, एस्टैब्लिश्ड राइटर्स को लाते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि बारीकियां नुआंसेस क्या है स्टोरी राइटिंग की, तो उसमें उनका एनकरेजमेंट मिलती है, उनका जागृत होता है वो लिखने का एक जज्बा। उसी तरह क्रिएटिव राइटिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी राइटिंग। Then storytelling sessions wherein we get those storytellers, established storytellers, क्योंकि storytelling भी एक आर्ट है, और हम लोग ऐसे established storytellers लाते हैं जो स्टोरी बताने का तरीका करते हैं, वो उसको एक तरीका ऐसा है जिससे इंटरेस्ट जाता है। तो हो सकता है अगली बार सेशन में कोई बच्चा ये बता बोले कि इसका स्टोरी टेलिंग करा दीजिए, या बच्चे खुद उस तरीके से सीखे अगली बार उसको लेने के लिए, तो वो इंटरेस्ट होता है। बुक रिव्यू इज समथिंग जो आई थिंक हमें लेना चाहिए। आप बच्चों को बोलिए कि आप 5 किताबें बच्चे उठाएं और उसका रिव्यू आप लिखिए, आपको क्या लगता है उस किताब के बारे में, उससे लिखने का स्किल जागेगा और वो रीड करें, वो किताब पढ़ेंगे जानने के लिए इस किताब में एक्चुअल क्या है। और जरूरी नहीं है कि बुक रिव्यू अच्छा ही हो, हाँ ये बहुत अच्छी किताब है ऐसा ऐसा हुआ, उनको आपको एनकरेज करना चाहिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या ये किताब बेहतर हो सकती थी। और पैनल डिस्कशंस, आप इलस्ट्रेटर्स, राइटर्स, स्कूल एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर्स, लिटरेटर्स, उनको बुलाकर एक पैनल डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें बच्चे भी देखेंगे कि पैनल डिस्कशंस होते किस तरीके से हैं, क्या होता है इसमें, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, दे विल हैव क्वेश्चंस टू से। बुक वीक सेलिब्रेट करिए जहाँ पे आपका जैसे अगर रेगुलर 1 या 2 पीरियड्स होते हैं तो उसमें आपने ज्यादा पीरियड रखे, वो बुक वीक सेलिब्रेट हुआ, उसके वो बुक वीक सेलिब्रेट करने में जो बाकी एक्टिविटीज है वो उसके अराउंड होती रहेंगी। इलस्ट्रेटिव, अब आपने एक किताब दिया, सबको दिया, और आपने उनको बोला कि ये जो कहानी है इसको आप अपने तरीके से इलस्ट्रेट करिए, अपने तरीके से। अब इलस्ट्रेशन होती हैं, इलस्ट्रेशन सबसे पहले बच्चों को इंटरेस्ट करती है, मतलब सबसे पहले बच्चे इलस्ट्रेशन देखते हैं, पिक्चर्स देखती है, तो आपने उन्हें कहानी दी और उन्हें बोला कि अपने तरीके से इसको इलस्ट्रेट करके बताओ, तो वो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, किताब से लिंक बनता है।
उसी तरह हाउ टू प्रिपेयर अ वॉल मैगजीन, हम लोग पहले बहुत हाथ से किया करते थे, आजकल सब कुछ कंप्यूटर से है, सब कुछ बना नया है, लेकिन ये एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हम लोग बच्चों को कैसे खुद क्रिएटिव करना है और कैसे बनती हैं चीजें, उससे उनको लिंक कराते हैं। तो उनको एक वॉल मैगजीन बोलिए तैयार करने के लिए, ग्रुप बनाने चाहिए, टीम बनाइए कि करो, और उसमें आप वॉल मैगजीन में जैसे आपने किसी ऑथर को ले लिया कि ऑथर ऑफ द मंथ किया, तो उसको रिलेटेड उसकी जीवनी, उसकी पिक्चर्स, इस तरीके से आपके लाइब्रेरी में इस तरीके के पोस्टर्स लग सकते हैं। हस्तलिखित पत्रिका, पहले तो सब कुछ हस्तलिखित ही था, अब प्रिंटेड है, तो अगर बच्चों को एनकरेज करेंगे इस तरीके की पत्रिका बनाने के लिए 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज का, लेकिन उससे मेरे लोग उनको पता लगेगा कि पत्रिका बनाने के पीछे क्या क्या होता है। जब आप उन्हें ये बनाए फिर आप उन्हें बताएं कि पत्रिका बनती कैसे है, किस तरीके से देखना पड़ता है कि कितने पेजेस हैं, ये मार्जिन क्या होता है, पेजिनेशन क्या होता है, लेआउट क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। उनको ये भी हम बता सकते हैं, जैसे आपके यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट पीपल हैं, डिग्निटरीज हैं, उनका इंटरव्यू करने का तरीका होता है, तो उनको इंटरव्यू करने के उनको भेजिए कि बच्चे आप इंटरव्यू करिए, टीचर्स को इंटरव्यू करिए, किसी को इंटरव्यू करिए, एंड देन उस इंटरव्यू को आप पब्लिश करिए। मतलब पब्लिश करिए इन द सेंस यू राइट इट डाउन, यू से कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये आंसर दिया। तो क्वेश्चन पूछना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हर कोई क्वेश्चन मतलब राइट क्वेश्चन पूछना भी एक चीज है, करेक्ट, कला है, और वो तभी होगा जब आप उनको फील्ड में छोड़ेंगे और बोलेंगे कि पूछो क्या लगता है आपको, क्या पूछना चाहिए आपको। और ये भी एक इंटरेस्टिंग है, आप कोई भी एक किताब लीजिए, जैसे मैडम की एक बुक है, जैसे की बुक है डॉक्टर अनिता मैडम की, तो जैसे आपने इसमें उनको बोला कि अच्छा बच्चों आप इसमें से वो वर्ड देखिए कितनी बार आया है, ठीक है, दे विल रीड द बुक, इंटरेस्ट जाएगा, काउंट करेंगे कि पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आया है, तो प्रोबेबली ये वर्ड से इस बुक का रिलेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। वर्ड बेस्ड स्क्रैम्बल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पर्टिकुलरली आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग जाते हैं तो इस तरीके के क्रिप्टिक क्वेश्चंस होते हैं, ये पहले से डेवलप करने के। अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोगों ने उसको स्क्रैम्बल की तरह लिखा है, ये जो इसको हम ठीक करेंगे, इसको जिस तरीके से हम लोग सॉल्व इट, दैट सॉल्विंग इज आल्सो देयर। मतलब हम ये एक्टिविटीज जो कर रहे हैं इसमें हम उनके कॉग्निटिव स्किल्स, उनका माइंड स्किल्स, उनका क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सब कुछ यूज कर रहे हैं। देन इनैक्टिंग अ स्टोरी, ये तो बच्चों को बहुत पसंद है और आई थिंक ये तो किया जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि इनैक्ट करने के लिए हम उस कैरेक्टर को अच्छे से समझेंगे, बच्चे उस कैरेक्टर को तभी समझेंगे। प्ले लिखा हो तो ठीक है, अगर कहानी को कैरेक्टर में जाकर उस तरीके से बोलना है तो वो इमेजिनेशन की चीज है। उसके बाद राइटिंग स्टोरीज बेस्ड ऑन अ पिक्चर, अभी हमने देखा था कि कहानी पे बच्चों ने पिक्चर बनाई, अभी आप पिक्चर दे दीजिए उनको, बोलिए कि आप इस पे स्टोरी बनाओ, और आपको मतलब आप एक सिंपल दे सकते हैं, एक पर्सन, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एक पर्सन एक आदमी छाता लेके खड़ा है, अब उसमें आपको इतने स्टोरीज मिलेंगे, बच्चों की इमेजिनेशन इतनी होगी, कोई कहेगा कि धूप है, कोई कहेगा बारिश है, कोई कहेगा पेड़ से कुछ गिर रहा है, कोई कहेगा कि उसका नया छाता है, कोई कहेगा, इतने इमेजिनेशन आएंगे कि उसको हम लोग एक साथ जब रखेंगे तो हमें पता लगेगा बच्चे कितने इमेजिनेशन कर सकते हैं। उसको मिलाकर आप एक किताब या काइंड ऑफ एक बुलेटिन, इंटरनल बुलेटिन बना सकते हैं। ये है यूज ऑफ थिंग्स जो जैसे टॉर्न मैगजीन्स, पत्रिकाएं जो खराब हो गई हैं, उनका यूज, जैसे बच्चे उसको हैट बना लेते हैं, बोर्ड बना लेते हैं, तो उसका यूज हम प्रॉपर कर सकते हैं। उनके ऊपर पेंटिंग करके, जैसे कोलाज बनते हैं तो हम कोलाज बना सकते हैं, पेंटिंग्स करा सकते हैं, कुछ भी चीज करा सकते हैं इस तरीके से जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट जाए। सेलिब्रेटिंग लेखक कलाकारों का जन्म दिवस मनाने से होता ये भी है कि बच्चों को आइडिया भी होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थडे कब है, सरोजिनी नायडू का बर्थडे कब था, फिर उनके बारे में जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि वो उनका पूरा जीवनी पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखी है, बच्चों के लिए क्या लिखा है, बड़ों के लिए क्या लिखा है, उससे हम लोग
बच्चों को हर एक ऑथर, इलस्ट्रेटर, डिग्निटरी, सेलिब्रिटी, उन सब के बारे में जानने से उनका नॉलेज बढ़ा रहे हैं। और ऐसी किताबें हम लोगों के लाइब्रेरी में होती हैं, तो हम काइंड ऑफ बायोग्राफी पढ़ने में उनका इंटरेस्ट जगा रहे हैं, जो चीज जनरली हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर आप एक पर्टिकुलर वीक या एक पर्टिकुलर मंथ में उसको वही नाम देंगे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वीक है ये, तो आप लेकर आइए बच्चों को, बताइए कि आप रीड द बुक्स, बहुत कुछ है उसमें से निकाल के लाइए कुछ एक बुक्स, सो दैट इंटरेस्ट गोज देयर। देन रोल प्लेज बेस्ड ऑन बुक कैरेक्टर्स, कॉस्प्ले जिस तरह से होता है, लेखक से मुलाकात, उसके लिए आप लोगों को, लेखकों को इनवाइट करना चाहिए लाइक वंस अ मंथ, और बच्चों से उनको मुलाकात कराइए। हम लोग उसको मीट द ऑथर भी कहते हैं। तो बच्चों के बहुत सवाल होंगे कि आपने ये स्टोरी कैसे लिखी, आपने स्टोरी क्यों लिखी, आपने इसकी एंडिंग ऐसे क्यों दी, और फिर ये तो आई थिंक आजकल हर बच्चा करना चाहेगा। तो जब हम बाकी चीजों के साथ सेल्फी करते हैं तो किताब के साथ सेल्फी क्यों नहीं करें, और वो भी जो उनकी फेवरेट बुक है। देन गूगल द बुक, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम समवेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अगर हमें किसी बुक की जानकारी चाहिए हो तो हम क्यों नहीं गूगल करके भी उसको फाइंड आउट करें। गुडरीड्स है, देयर इज गूगल बुक्स, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट दैट। तो हम लोग यूज करा रहे हैं टेक्नोलॉजी को और किताब को जोड़कर। Then arranging books in an alphabetical order. Generally लाइब्रेरी में एक तरीका होता है किताबें रखने का, फिक्शन, अदर, नॉन फिक्शन, आर्ट्स एंड ऑल दैट। बट जब हम उनको ये बोलते हैं करने के लिए, तो उससे वो सारी बुक्स एक बार देखते हैं कितनी किताबें हैं हमारे पास, हम चाहे उसको बाद में उस तरीके से रखें या ना रखें। तो अल्फाबेटिकली जब बच्चे किताबें निकालेंगे, देखेंगे क्या ओ अच्छा हमारे पास ए से इतनी किताब है, बी से इतनी है, सी से इतनी है, तो वो हर किताब के बारे में जाएंगे। और दूसरा, लाइब्रेरी क्लीन रखनी है, तो बच्चों को भी किताबों की इतनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। 4 किताब निकालेंगे तो सोचेंगे वो यहाँ से मुड़ देंगे, ये मुड़नी नहीं चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए। तो हम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बुक्स में लेकर आ रहे हैं। देन स्पेलिंग भी जैसे होता ही है, हम लोग चाहे डिक्टेशन बोलते हैं लिखकर, लेकिन स्पेलिंग बी में हम लोग उनका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको वर्ड्स की नॉलेज, कॉग्निजेंस देते हैं उससे रिलेटेड। देन हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको। आपकी कोई भी किताब है और उसको हम ये कहते हैं कि आप किताब पढ़ो, और उसके बाद ये जो इसका टाइटल है, आपके हिसाब से इसका टाइटल कुछ और बनाओ, किताब का टाइटल कुछ और। किताब का टाइटल कुछ और बनाने के लिए वो इमेजिनेटिव आइडियाज तो लाएंगे, किताब में पढ़ेंगे और उसमें उन्हें लगेगा कि प्रोबेबली ये होना चाहिए टाइटल, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, इस तरीके से। और बाकी ये विजिटर्स को इनवाइट करिए, बच्चों को भी बल्कि म्यूजियम लेकर जाइए, बुक स्टोर लेकर जाइए। आपके यहाँ जो अच्छा कोई बुक शॉप है, बिगर बुक शॉप है, उनको उधर लेकर जाइए टूर्स पे। और अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, उसको मनाइए ताकि एक बुक रिलेटेड इवेंट वर्ल्ड में जिस तरह मनाया जा रहा है, तो आपका स्कूल भी मना रहा है, हर एक स्कूल मना रहा है उसको। उसको मनाने के लिए मतलब ये है कि कुछ बुक रिलेटेड इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं उससे कुछ बुक रिलेटेड इवेंट्स का आपने पूरा दिन दिया। एनुअल डे में आप जब डिग्निटरीज को बुलाते हैं, आप ऑथर्स को भी बुलाइए, ऑथर्स को इनवाइट करिए फॉर द एनुअल डे, सो दैट एक सेशन ऑथर्स के साथ रहेगा। अब रीडर्स क्लब, ये तो सब एक्टिविटीज में, इसमें और भी एक्टिविटीज निकल के आ सकती है। तो आप लोगों को लाइब्रेरी पीरियड्स डिमार्केट करनी चाहिए टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ टीचर्स को। और इसमें हम रीडिंग हैबिट्स जितने हम लोगों ने बात की, उस सबको डेवलप करने के लिए उसमें से कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे। क्योंकि अगर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी नहीं है या टीचर यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर हम ये एक्टिविटीज कैसे करेंगे जब कोई हमने डिमार्केट कोई अलग से पीरियड ही नहीं रखा लाइब्रेरी के लिए। तो और जब आप लाइब्रेरी, जब ये रीडर्स क्लब्स जब आप लोग एस्टैब्लिश करेंगे, अपने यहाँ में बताएंगे, तो आप जितनी एक्टिविटीज करते हैं आप हमें दीजिए कि हमने ये एक्टिविटीज की, हम आपको उसके बारे में और बता सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हम वो सब क्लब्स के साथ मिलकर एक एक्टिविटी हम लोग भी कर सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पे आपके साथ कर सकते हैं।
और आप जो लिखना चाहते हैं, बच्चे लिखना चाहते हैं, सिलेक्ट हमको भेजिए, हम पाठक मंच बुलेटिन में उसको पब्लिश करेंगे और आपको कॉपी भेजेंगे। हमारी जो दिल्ली में एनसीसी लाइब्रेरी है, अगर आप लोग कभी दिल्ली विजिट करते हैं तो आप लोग वहाँ एक टेम्परेरी मेंबरशिप होती है, आप बच्चे को लेकर आ सकते हैं अगर आप जब भी दिल्ली विजिट करते हैं। तो उस लाइब्रेरी में देखिए वहाँ पे किस तरह हम लोगों ने किताबें रखी है, वहाँ पे किस तरह हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं। वहाँ अलग अलग भाषाओं की किताबें, जैसे मैंने पहले आपको बताया 16,000 किताबें हैं। तो बच्चे आएंगे, यूज करेंगे, देखेंगे और लाइब्रेरी का सेटअप देखेंगे किस तरीके से है। ये कुछ एक पोर्शन है हमारे उस लाइब्रेरी का। आप देखिए वहाँ कटआउट्स लगे हुए हैं, किताबें लगी हुई हैं और बाकी ऑफकोर्स रीडर्स क्लब बुलेटिन अगर आप देखना चाहें हमारी वेबसाइट पे है। और ये तो पीपीटी फिनिश हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको और भी बताना चाहूंगी बिफोर आई फिनिश। मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ और चीजें भी यूज की जा सकती है। जैसे जहाँ आपका लाइब्रेरी है, आप उसमें इस तरीके के रीडर्स कॉर्नर्स बना सकते हैं, स्पेशल रीडर्स कॉर्नर्स अलग अलग जगह लगा सकते हैं, कलरफुल, ठीक है, उससे अट्रैक्ट होते हैं बच्चे आने के लिए। दूसरा, हमारी कुछ बुक्स हैं, जैसे ये जॉय ऑफ मेकिंग इंडियन टॉयज है। जरूरी नहीं है किताब जो टॉयज हैं वो हम लोग महंगे महंगे ही खरीदें। बच्चे भी इन कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें से कैसे बहुत सिंपल चीज से हम लोग टॉयज बना सकते हैं। बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ मैं, मतलब ऐसा चीज है, ये मैं आपको बुक्स के साथ साथ चीज बता रही हूँ जो बच्चों को अच्छा लगता है। अगर देखिए ये सिंपल चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूज ऑफ पेपर है, पता नहीं लुक्स नाइस। अच्छा, और फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग एक स्टेट से हैं, हमें दूसरी जगह का नहीं, जैसे ये मणिपुरी डांस है, सो देयर आर सम बुक्स, बहुत किताबें होंगी जिसमें हम अलग अलग जगह का देख सकते हैं। तो आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं कि ये किस जगह का डांस है, ये किस जगह का डांस है। जिस जगह के प्रदेश के हैं तो वो तो पहचान जाएंगे, दूसरी जगह का नहीं पहचान पाएंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वो हम उसके आगे लेकर जा सकते हैं। ये किताबें हैं, आप जानिए कि जैसे अगर आपके यहाँ कथक है तो कहीं गुजरात में डांडिया है, साउथ में कथकली है, भरतनाट्यम है, उसमें क्या डिफरेंट है, वो जानने के लिए बुक्स है। अब और दिखाते हैं आपको, जैसे ये देखिए सिंपल है, शैडो कैसे यूज किया जाए, और ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं, या लाइब्रेरी पीरियड्स में भी कर सकते हैं। सिंपल फिंगर्स को यूज करके हम लोग शैडोज बना रहे हैं, और ये चीज हम दिस इज ऑल इमेजिनेशन, दिस इज ऑल इन द बुक्स, दिस इज नो वे सेपरेटली। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी चीजें जो बनाई जा सकती है। एक बल्कि किसी मेरी टीम मेंबर ने शी मेड दिस व्हिच आई थॉट बहुत अच्छा लगा मुझे। कितनी सिंपल चीज है, ये देखिए, पेपर को थोड़ा सा मेरे निकल गया है, बट दिस इज सो नाइस। ऑर्गेनिक मॉल से यूज करके पेपर बनाया, कितना अच्छा बनाया। सो दिस इज how to use 10 little fingers and use it to make some toys which are not expensive. Expensive toys नहीं है, ये सब आप वही बना सकते हैं। कैसे बनाएं, जो चीजें खराब हो गई है उससे यूज करके कैसे बनाएं, कैसे इंटरेस्ट जगाएं, इस तरीके की जो चीजें हैं। ये एक और आपको दिखाना चाहूंगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें आप देखिए, जैसे ये है, अब इसमें 4 एनिमल्स छुपे हुए हैं। आप बच्चों को बताइए कि ये जो 4 एनिमल्स छुपे हुए हैं, आप बताओ इसमें कौन 4 एनिमल्स छुपे हुए हैं। तो कोई चारों बता देगा, कोई 2 बताएगा, बट कितना इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं रीडिंग की तरफ, बुक्स की तरफ, सबको। यही हम लोगों का एम है कि हम लोग किस तरीके से इतना इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएं लाइब्रेरी को, बुक्स को, ताकि हम लोग रीडिंग हैबिट को पहले स्टार्ट तो करें, लोगों में एनकरेज तो करें, और वो एनकरेज करने के लिए हम सीधे बच्चों पे नहीं दबाव डालना चाहिए, हमें टीचर्स, पेरेंट्स, अथॉरिटीज सबको मिलकर ही वहां तक ये चीज पहुंचाना होगा। सो थैंक यू सो मच।
बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों को बताया कि किस तरह से हम रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स में। उसके लिए हमने बहुत ही इनोवेटिव तरीके बताए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे बताया कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इससे पहले कि मैं हमारे साथ डॉक्टर अनीता भटनागर जैन मैम हैं, मैं उनको इनवाइट करूँ यहाँ पे, मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर अनीता भटनागर जैन 1985 बैच की IAS की उत्तर प्रदेश काडर की अधिकारी हैं। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत 1 अक्टूबर 2020 से सदस्य उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के पद पर कार्यरत हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार में जून 2023 तक ट्रस्टी भी हैं। इसके अतिरिक्त UGC भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी में वह उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ह्यूमैनिटीज की विजन डॉक्यूमेंट की समिति में भी हम सदस्य हैं। मैम का काफी बड़ा परिचय है। मैम जैसे मैम ने खुद ही कहा कि उनका शिक्षा में बहुत इंटरेस्ट है, उनकी विशेष रुचि है, तो मैं थोड़ा सा मैम के बारे में थोड़ा सा बहुत बताना चाहूंगी कि लेखन के क्षेत्र में 2020 में प्रेमचंद जन्मोत्सव पर रानी की गुड़िया के लिए कलम के सिपाही सम्मान से मैम को सम्मानित किया जा चुका है और 2021 में इनकी पुस्तक गरम पहाड़ को सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार बाल साहित्य हेतु मैम को दिया जा चुका है। और मैम के बारे में बस मैं थोड़ा सा ही बस ये और कहना चाहूंगी कि मैम की जो बुक्स हैं वो अंग्रेजी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती कई भाषाओं में अनुवादित हैं और मैम का बहुत नाम है। कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर मैम काफी सेशन ले चुकी हैं और मैम के बारे में क्या कहूँ, बहुत 10 वर्षों से इनके द्वारा मूलतः हिंदी व कुछ अंग्रेजी भाषाओं में विविध प्रकार के लेखन कार्य भी किए जा चुके हैं। आज मैम हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैम मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और अपने विचार हमारे बीच। आप सभी को और मुख्यतः आप सभी को नमस्कार जो कि ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से मेरी बड़ी रुचि है कि इस कार्यक्रम में मुझे आज यहाँ निमंत्रित किया गया और जब कंचन ने मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट से केवल 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो भी विद्यालयों से संबंधित और वो भी यहाँ पर मेरे ही प्रदेश के SCERT, तो मैंने इनको तुरंत हाँ कह दिया, जबकि 2 दिन के नोटिस पर आना जरा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें मेरा अपना ही लाभ सन्निहित था क्योंकि मुझे यहाँ आकर अभी जैसे इन्होंने प्रस्तुतिकरण करा तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरा जो अपना थोड़ा बहुत अनुभव है मैं आप सबके साथ साझा कर पाऊंगी। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं यहाँ दीपा जी को बता रही थी और आप सबके साथ ये बात बांट रही थी कि अगर मैं IAS में नहीं होती तो मैं शिक्षक होती, क्योंकि मेरे विचार से इतनी पहुंच आपकी है इस पृथ्वी, इस यहाँ का समाज, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसके भविष्य के रचयिता मुख्यतः आपकी जो पहुंच है, आप बच्चों के माध्यम से उन्हें जो सोच विकसित करेंगे, जो आदतें विकसित करेंगे, वही भविष्य है। तो ये एक ऐसा गौरवमय, मुझे पेशा कहना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि शिक्षक बिल्कुल अलग हटकर मेरी नजर में है और शिक्षकों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। हाँ, आपके पास समस्याएं बहुत हैं और उन सबको, जैसे सभी के पास समस्याएं हैं बदलते परिवेश में, लेकिन उन लक्ष्यों की पूर्ति आपके माध्यम से की जा सकती है। जैसे प्रायः लोग कहते हैं कि शिक्षक कुम्हार की तरह, तो आप जैसे बच्चों को गढ़ेंगे वैसे ही बच्चों का स्वरूप होगा। आपके अलावा भी इसमें माता पिता, समाज के परिवेश का काफी योगदान है, लेकिन मुख्यतः योगदान विद्यार्थियों का। गत 1 वर्ष से कोरोना काल की वजह से काफी समस्या है कि ऑनलाइन की शिक्षा हो रही है, लेकिन हम सब इतनी बड़ी संख्या में अब सबको वैक्सीन लग गई है और सब इस उम्मीद पे कायम है कि सभी मास्क आदि का प्रयोग करेंगे और धीरे धीरे कुछ समय में चीजें नॉर्मल, सामान्य होती जाए और थोड़ी हुई भी है कि जिससे कि आप बच्चों को फिर से पढ़ा सकेंगे।
मुझे कोरोना काल में जैसे लगा कि मैं विद्यालय पर एक कहानी लिखूं, क्योंकि विद्यालय बहुत गुमसुम है, बहुत दुखी है, बच्चे भी नहीं आ रहे, न हंसी सुनाई पड़ रही है, न शिक्षकें पढ़ा रहे हैं, न बच्चे दौड़ रहे हैं। जो प्लेइंग फील्ड है वो भी दुखी, क्योंकि कोई है ही। तो अकेलापन केवल इंसानों को नहीं लगता, अकेलापन बिल्डिंग को भी लगता है, प्लेइंग फील्ड को भी लगता है। वहाँ पे जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष की तो कहानियां सुनते थे कि बच्चे आपस में बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। वो वृक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद वो भी समाचार पत्र या टीवी की न्यूज सुनते हैं कि अच्छा वैक्सीन आ गई, अच्छा आप सब सामान्य हो जाएगा, सब लोग आएंगे। तो जैसे शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं, तो एक मुझे बहुत अच्छी प्यारी सी परिभाषा लगती है कि नेल्सन मंडेला साहब ने, जो प्रायः हम शिक्षा के संदर्भ में सोचते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम हथियार सोचते हैं ना, तो हम बॉम्ब्स के बारे में, राइफल के बारे में, अनेक ऐसी ध्वस्त करने वाली चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी कोटेशन है जो बहुत प्यारी है कि अगर किसी देश को या समाज को नष्ट करना है, तो वहां का जो शैक्षिक व्यवस्था है वो अगर नष्ट हो गई, और नष्ट मतलब होने का मतलब ध्वस्त होना नहीं है, नष्ट होने का मतलब ये है कि वहां की अगर गुणवत्ता कम हो गई तो धीरे धीरे वो जड़ें सूख जाएगी, वृक्ष नहीं बचे। तो लेकिन दीर्घकाल में इसीलिए शिक्षा को हथियार के रूप में कहा गया, और जो मुझे लगा कि वाकई में बहुत सही। वैसे मुझे आप सब शिक्षक लोग हैं, यहाँ पर कई हो सकता है प्रधानाचार्य भी, और बहुत दिनों से आपने कहानी सुनाई होगी, लेकिन शायद आपने कहानी नहीं सुनी। तो मैं सबसे पहले व्यक्ति की मुझे उसे बात नहीं करना था, मैं अपनी पुस्तक कुंभ से थोड़ा सा अंश आपको पढ़कर सुनूं। तो ये कुंभ का कवर है, और जैसे हमने अभी बात की सुंदर से इलस्ट्रेशन, तो इसका बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन पार्थ सेन गुप्ता साहब ने बनाया है। और पार्थ सेन गुप्ता साहब बहुत ही विख्यात चित्रकार रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, और इन्होंने एक दशक तक हिंदुस्तान टाइम्स के लिए इलस्ट्रेशंस बनाए थे, जो इस पुस्तक के पीछे लिखा था। इलानी अत्यंत अनुभवी, और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि इस पुस्तक के लिए उन्होंने ये चित्र बनाए हैं नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से। जय गंगा मैया, अरे मर गया, कितना ठंडा पानी है। सूरज अपने नाना जी के साथ कंधों तक ऊंचे पानी में खड़े होकर अंजलि में जल कर उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर रहा था। उसकी नानी संगम के इस स्थल पर, जहां गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं, नाव पर बैठी नानी की उंगलियां माला पर जाप कर रही, और चेहरे पर धीमी सी संतोष भरी मुस्कुराहट। प्रयागराज में कुंभ के दौरान आने की उनकी वर्षों की इच्छा जो पूरी हुई थी। चांदी ने नाना की बात खींचते हुए कहा, नाना, कुंभ मेला इतने सालों में मनाया जाता है। नाना हंसने लगे, क्योंकि चांदी ठीक से प्रश्न भी नहीं पूछ पाती थी। ये माना जाता है कि ये मेला 2000 वर्ष पुराना है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। नाना बोले, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, सम्राट हर्षवर्धन के राज में चीनी यात्री युनसांग ने भी अपने वृत्तांत में इसके बारे में लिखा है। सूरज ने गर्व से कहा। नदी पर असंख्य छोटी नावें थी, उन पर लगे केसरिया झंडे हवा में लहरा रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु नाव पर बैठकर ही पूजा कर रहे हैं। लहरों पर बैठे हिल रहे पक्षियों के समूह धैर्य से भोजन मिलने की प्रतीक्षा कर रहे। पक्षियों के अन्य समूह आसमान में चक्कर लगा रहे थे, मानो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने आए। किसी की बांसुरी की मधुर धुन और सूर्य की स्वर्णिम किरणों में चमकता हुआ दृश्य इतना सुंदर था कि वो काल्पनिक लग रहा। तट पर वापस पहुंचने पर बच्चे नाश्ता करने को उत्सुक थे। उनके भागते हुए कदम नानी की आवाज से रुक गए। बच्चों, यहाँ बड़ों का हाथ पकड़कर चलो, यहाँ भीड़ में खोना बहुत आसान है। अनेक रंग बिरंगे स्टॉल में खाने के नाना प्रकार के व्यंजन मिल गए। नाना सबको बनारसी कचौड़ी भंडार ले गए। सब लकड़ी की बेंचों पर बैठे,
पत्थर में गर्मा गर्म दाल की कचौड़ी व जलेबी और कुल्हड़ों में मलाईदार दूध आए। दुकान के मालिक वृद्ध थे, परंतु उनकी कमर बिल्कुल सीधी थी। सिर पर लाल पारंपरिक पगड़ी और घुमावदार मूंछों में भी राजसी लग गई। हंसते हुए उन्होंने बच्चों से पूछा, तो तुमने अपने सब पाप धो लिए? जी हाँ, सूरज ने उत्तर दिया। कुंभ में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धो जाते। फिर मैंने प्रण किया है कि प्रयास करूंगा कि भविष्य में कोई गलत कार्य न हो। कुरान से आपको आगे से पढ़ देती हूँ। सूरज ढल गया था और अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बेला शहर की बत्तियां जल गई। अरे मौसी, ये तो परियों के देश जैसा जगमगाने लगा है। हंसते हुए चांदनी बोली। सामने के घाट पर पंक्ति में खड़े पंडितों ने गंगा आरती शुरू कर। 7 स्तर के दीपदान लहरा रहे थे, घंटियां बज रही थी। सबने भक्ति से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। घाट पर थोड़ा आगे बढ़े तो एक मंडप में बहुत सारे साधु बैठे थे। कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कुछ धूनी या आग के चारों तरफ बैठे थे, कुछ डमरू, घंटा या घड़ियाल बजा रहे। एक हिस्से में जमीन पर पंक्तियों में बैठ लोग एक साथ भोजन कर रहे, बिना जाति या अमीर गरीब के भेदभाव। नाना ने बच्चों को समझाया, देखो, पूरे देश से भी लोग कुंभ मेले में आते हैं। सब आपस में विचार विमर्श बातचीत करते हैं। एक दूसरे की बात समझने से ही समाज में एकता रहती है। दूसरे से सहमत ना हो, फिर भी उनकी बात सुनना महत्वपूर्ण है। मेले में अलग अलग भाषाओं और संस्कृति के लोगों के आने से राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। बिना एकता के हम प्रगति नहीं कर सकते। जीप में बैठने से पहले बच्चों को मेघा मौसी ने प्यार से लिपटा लिया। उन्होंने सूरज और चांदनी को कुंभ के लोगों यानी प्रतीक चिन्ह की जगह दी। लोगों में सुंदर सा मंदिर, साधु, नदी, शुभ कलश बना था और सर्व सिद्धि हवा लिखा था। मौसी ने बताया, ये माना जाता है कि ब्रह्मांड का आकार कुंभ यानी कलश जैसा है। इसके अंदर 84 लाख प्रजातियां हैं, जिसमें देव, देवी, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी। जीप मेला शहर को पीछे छोड़ रेलवे स्टेशन की तरफ चलाई। नानी मुस्कुराई और बोली, कुंभ का संदेश सर्व सिद्धि भव, यानी सब कुछ संभव है। बच्चों, बड़े सपने देखो, ऊंचे लक्ष्य बनाओ। धैर्य के साथ परिश्रम करने से तुम असंभव को भी हासिल करोगे। ये कुछ अंश मैंने आगे कुंभ कहानी से पढ़ा। अभी जब कहानी पढ़ी तो शायद आप प्रयागराज पहुंचे, आपने उस दृश्य की कल्पना की। तो यहीं बैठे बैठे निःशुल्क हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं जिसकी किताब को पढ़ते। उस कहानी से कुछ ना कुछ हमें ज्ञान मिला कि जो ये कुंभ मेला है ये कितने हजार वर्षों से मनाया जा रहा है, और इतिहास का भी ज्ञान मिला कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है और हिंसान के वृतांत में भी इसका वर्णन है। समाज के परिवेश के बारे में भी ये सोच मिली कि वहां पर मेले में सब लोग जमीन पर बैठकर, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी प्रांत के, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले हो, सब एक साथ बैठकर भोजन करें। यही तो सामाजिक एकता है और समरसता है जो समाज को आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से सबसे प्यारा संदेश जो सबके लिए लागू होता है, विशेष रूप से बच्चों के लिए, लेकिन हम सबके लिए, सर्व सिद्धि भव। तो कुछ प्रेरणात्मक बात भी पता चली कि जिससे कि शायद कुछ लोगों को प्रेरणा मिले कि हम प्रयास करें, ऊंचे लक्ष्य बनाए, सपने देखें तो वो पूरे किए जा सकते। और जैसे लक्ष्य की बात है तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक बन जाऊंगी। आज भी मेरी बहुत सारी कहानियां छप चुकी हैं, 10 वर्ष से लेखन के भी क्षेत्र में हूँ, लेकिन मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं वाकई में लिख पाती हूँ।
जो मन में विचार आते हैं वही ऐसे। लेकिन जब आज इस कार्यक्रम की बात कंचन जी ने करी तो मैं तुरंत अपने बचपन में लौट गई। हमारे बचपन में जैसे इन्होंने ये बताया तो मैं लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ की पढ़ी हुई हूँ, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी होती थी और लाइब्रेरी में लाइब्रेरी पीरियड और लाइब्रेरी में बड़े आकर्षक ढंग से सब पुस्तकें लगाई होती थी और एक नोटिस बोर्ड पर कुछ पुस्तकों का जो हर सप्ताह बदल जाता था उसका कवर लगता था कि ये भाई नई पुस्तक है या ये अलग अलग विषयों पर, कि जैसे कि उनको देख करके रुचि आती थी। और पुस्तकों की संख्या बड़ी कम होती थी, पढ़ने वाले ज्यादा होते थे, तो एक प्रतीक्षा सूची होती थी जिसमें अपना नाम एक किताब के लिए लिखवाना पड़ता। और जब सप्ताह में वो लाइब्रेरी पीरियड आने वाला होता तो मन में धुकी होती थी कि पता नहीं वो किताब आज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी कल्पना करते थे कि हाँ शायद किताब मिल जाए। और यकीन मानिए जब वो किताब हाथ में आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे खजाना मिल गया, कितने मजा आ गया, अब ये किताब मिली, इस किताब को पढ़ सकते। तो जो एक खुशी महसूस होती थी कि किताब पढ़ी जाती। और शायद जो बात मैंने आज तक कहीं नहीं बताई, अपने बच्चों को भी नहीं बताई, क्योंकि बच्चे बड़े हैं, सबका विवाह भी हो गए। तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो एक किताब थी, जब उसे पढ़ रही थी और जाहिर बात है कि घर में मेरी माताजी ने कहा कि भाई अब सो जाओ। जैसे ही मुझे पढ़ने में मुझसे शिकायत नहीं रहती थी कि जो मैं पढ़ती नहीं हूँ बहुत पढ़ती थी, लेकिन पढ़ने का भी शौक था। लेकिन उन्होंने कहा अभी बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ। और मुझे उस किताब में को पढ़ना था, मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि इसमें हो क्या है। तो मैंने रजाई में अंदर दुपट्टे टॉर्च जला करती हूँ किताब। ये बात मैंने शायद आज पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी को बताई। मैंने सोचा मैं बच्चों को भी ये बात बताऊंगी, तो सोचती अच्छा मम्मी ऐसा करती थी, लेकिन अच्छे काम के लिए कर रही थी, मैं किताब पढ़ना चाहती थी। तो अब तो खैर दिनचर्याएं बदल गई हैं। आपने भी सुना होगा, हमने भी बचपन में कहानियां सुनी अपनी नानी से, दादी से, बुआ से। और कुछ कहानियां तो ऐसी हो गई जो अभी भी याद है कि हाँ ये तो बुआ जी वाली कहानी थी कि इसमें सब कुतलाते, क्योंकि वो कहानी कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिली, वो कुछ हमारे रिश्तेदार थे जो हमें सुनाते। और अगर आप मुझसे कहें जो मेरी कल्पना होती है, मैं जो अपने बच्चों से कहती हूँ, तो मुझे जैसे मेरी PhD टूरिज्म में, तो मुझे जाहिर बात है घूमने का बहुत शौक है। मैंने बहुत ट्रैवलॉग्स लिखे हैं और ट्रैवलॉग्स लिखती रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं ये कल्पना करती हूँ कि हाँ मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा क्षण क्या हो, तो बस मुझे लगता है कि कहीं एकांत में आसपास कुछ पेड़ पौधे हैं और मेरे पास मैं अपनी किताब पढ़ रही हूँ, जो भी किताब पढ़ रही हूँ, और हाँ एक गर्म चाय की प्याली से। तो एक कल्पना यह है कि हाँ स्वर्गीय आनंद किसमें है, इसमें ये बिल्कुल अलग। और मैं आज भी, और मैंने करियर के साथ भी बहुत किताबें पढ़ी। हाँ ये जरूरी है कि बहुत टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं 2 ही पन्ने पढ़ लेती थी, अलग अलग टाइम फिक्स था। सुबह तो सबसे अच्छी प्रेरणात्मक चीज पढ़ो, तो 2 पन्ने उसके पढ़ ली, और रात को सोते समय 2, 3, 4, 5 पन्ने मैं आज भी पढ़ती थी। लेकिन कभी कभी तो मुझे लगने लगा एक वो फोबिया होता है, उसका बड़ा टंग ट्विस्टर का नाम कि लोग कहते हैं कि आपको ये डर लगता है कि आपकी पठन सामग्री भी ना समाप्त हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा अपने पर्सनल जब भी कहीं जाती थी, मान लीजिए यात्रा पर जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, टूर पर जा रही हूँ, तो सदैव कोई किताब होती थी साथ। मान लीजिए हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, और ये जाहिर बात है बहुत सारी मीटिंग लगी, हो सकता है हमारी मीटिंग थोड़ी देर से शुरू, तो साथ में पुस्तक रहती थी कि उसको पढ़ना। और आज भी मैं, जैसे बहुत साल पहले से एक दिल्ली में एक छोटी सी दुकान है जो पुरानी पुस्तक बेचता है। ये नहीं कि मैं नई पुस्तक खरीद नहीं सकती प्रभु की कृपा से, लेकिन उसका भी रोजगार चले। मैं करीब अभी भी पिछली बार भी दिल्ली गई तो मैं 25 या 28 वर्ष से उसकी दुकान से किताबें ले रही हूँ। और जब भी जाती हूँ और तो फिर मेरे हस्बैंड का यही पूछना होता है कि तुम्हें कितनी किताबें ली, क्योंकि फ्लाइट्स में बदन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो कपड़े कम ले लो लेकिन किताबें ले आओ, क्योंकि वो एक ऐसा धंधा कर रहा है जो कि अब आजकल बहुत सारे लोग हैं धीरे धीरे किताबें बेचने की। किताबें जो दुकानें हैं बहुत कम हो गई है, केवल स्कूल की पुस्तकें बिकती हैं।
उन्हीं की दुकानें रह गई। तो इसलिए जो आज का ये कार्यक्रम है कि ये जो बदलाव है, क्योंकि आप सबका काम तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको बाकी सब भी कराना है और ये बच्चों में कैसे इस चीज की पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अगर बचपन में नहीं पढ़े तो फिर आगे पढ़ना तो बड़ा मुश्किल। बड़े होके तो हम लोग बहुत बिगड़ जाते हैं और बड़े क्या कहना चाहिए, फिर हमारी दिशा मोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समस्या ये है कि बड़ों को देखकर ही छोटे बनते हैं, तो अगर बड़े ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे को कैसे पढ़ेंगे या उन्हें वो आदत कैसे विकसित होगी। इधर मुझे कुछ 2-3 चीजों में को देख करके मैं बहुत चिंतित हुई, व्यथित हुई और मुझे बड़ा अंदर से दुख। अभी करीब शायद 2 महीने पहले एक मॉल के बाहर मैंने एक छोटी सी दुकान देखी और बोर्ड देखा, बच्चों की पुस्तकें 200 रुपये की। मुझे नहीं पता आपने किसी ने देखा कि नहीं, और मुझे देख करके जैसे कहते हैं कि धक्का लगा व्यक्तिगत रूप से कि क्या ये कोई आलू या प्याज बिक रहा है कि बच्चों की पुस्तक इतने रुपए किलो। हम लोग विद्या को हमारी संस्कृति में पूजनीय माना जाता है, हम माँ सरस्वती की कृपा मानते तभी हमने आपने आप लोग भी जिस पेशे में, हम लोग जिस पेशे में रहे हैं, हम सब प्रभु की माँ सरस्वती की चमकंपा से ही वहां पहुंच पाते। हमारे यहाँ आज भी कागज गिर जाता है तो हम इसे उठाते माथे से, लेकिन उस संस्कृति में अगर पुस्तकीय फिल्मों के भाव दिखे तो हम सबको अंदर झांकने की जरूरत है कि ये स्थिति क्यों आई, क्यों आ रही है और मैं, केवल मैं इस दिशा में क्या, क्योंकि पूरे समाज पर उस चीज का आरोपित कर देना या उनकी जिम्मेदारी तय करना बहुत आसान है और हम ज्यादातर चीजों में यही करते हैं। लेकिन हम केवल अपने घर, अपने परिवार और हम जहाँ काम करते हैं या अपने दोस्तों के साथ इस दिशा में कैसे बदलाव। हाँ, और एक चीज मुझे और अजीब लगी, मेरी जब पहली पुस्तक आई दिल्ली की बुलबुल, ये दिल्ली की बुलबुल पुस्तक है, शायद आप में से किसी ने देखी हो और नहीं देखी हो मुझे मालूम। तो जैसा कि निशा ने बताया था कि मैं पर्यावरण पर लिखती हूँ, बाल साहित्य पे, तो इस कहानी में पर्यावरण, इस पुस्तक में पर्यावरण और नैतिकता पर आधारित कहानियां हैं। बेटी, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि मुझे पता नहीं था ये पुस्तक किसी तरीके से कैलिफोर्निया यूएसए पहुंच गई और वहां पर ये पाठ्यक्रम में लागू की गई, अपने आप को रोबान। लेकिन आजकल लोगों को ढूंढना आसान है, तो गूगल या ये सब कर कराके वो किसी तरीके तक उन्होंने मुझे संपर्क किया और बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम अगर भाषा को अपने देश में जीवित रखने की बात करते हैं तो विदेश में कहीं किसी को इतनी चिंता है कि उन्होंने इस प्रकार से पुस्तक को लागू किया। महाराष्ट्र के भी कुछ विद्यालयों में इसको, निजी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में लागू किया गया। तो मैं आपको बता रही थी जब इस पुस्तक का मूल्य तय करना था, ये प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तक है, तो इसका कागज बहुत बड़ा है और इसका जो इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं और ये सारे इलस्ट्रेशन मेरे कंसेप्चुलाइज खुद किए हुए हैं, आर्टिस्ट ने एग्जीक्यूट किए। अब देखिए मुझे ये इसका ना ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गजुनाती खुद अपनी सेल्फी खींचे, क्योंकि हम आजकल सेल्फी से उनका जुनून है। या जैसे आपको वहां से नहीं दिखेगा, जो बुलबुल है, बुलबुल हाथ में मोबाइल लिए हुए, तो बुलबुल एक मोबाइल लिए हुए है और मोबाइल पे क्या अंकित है, नमस्ते मौसी, क्योंकि अब हम नमस्ते नहीं करते। हाय बाय के समय में अब हम अपने अभिवादन, तो मुझे तो लगता है कि हमारा नमस्ते नमस्कार कितना प्यारा अभिवादन, और कहीं ना कहीं उस अभिवादन में विनम्रता भी छुपी हुई है जो कि चरित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पे लिखा है नमस्ते मौसी। मौसी कितना प्यारा शब्द है, हमें से जिसकी भी मौसियां हैं, मौसी शब्द सुनते ही हमें अंदर से बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो इस अंकल आंटी में तो समझ ही में नहीं आता, अंकल आंटी कजिन मतलब क्या रिश्ता है। तो मुझे जब कोई कहता है कि ये मेरा कजिन है या वो मेरे अंकल है तो मैं पूछती हूँ अच्छा कौन, क्योंकि एक उत्सुकता होती है। अच्छा भाई ये ताऊजी हैं तो भाई पति के बड़े भाई हैं, चाचा हैं, मामी हैं, तो कितने अच्छे हमारे यहाँ रिश्ते हैं ना। अब ग्रैंडफादर से तो कुछ नहीं पता चलता, और जैसे हम नाना या बाबा या दादा कहते हैं तो हम सबको समझ में आता है कि भी
क्या रिश्ता है, क्योंकि तात्पर्य था कि कुछ संदेश ये भी जाए इसमें। तो हाँ, अगर इस पुस्तक के लिए मुझसे पूछा गया तो मेरे पब्लिशर ने कहा मैडम इसकी 400 रुपए प्रति पुस्तक किताब लिखी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, आज के समाज में 400 रुपए के लोग पिज्जा खा लेंगे लेकिन कोई किताब नहीं खरीदेगी। अब ये देखिए सोच की बात है कि हमारी सोच ऐसी हो क्यों गई कि हम पुस्तक और विद्या के लिए 400 रुपए नहीं खर्च कर सकते, जो कि एक स्थायी चीज और हमारे पास रहेगी, लेकिन हम एक पिज्जा खा सकते हैं 400 रुपए जिससे हमें 10 मिनट 15 मिनट आनंद मिले। तो पिज्जा भी खाइए फिर पुस्तक भी खरीदिए। तो खैर मैं उनसे सहमत नहीं हुई और मैंने इस पुस्तक की कीमत 150 रुपए रखी, लेकिन मैं आभारी हूँ अपने पब्लिशर की कि वो मेरी बात माने, क्योंकि नहीं तो आज तक की नफे नुकसान वाले समाज में प्राय जरूरी नहीं है कि कोई इस बात के लिए सहमत। अभी कुछ नौकरियों के लिए, बड़ी ऊंची ऊंची नौकरियों के लिए इंटरव्यू हुए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। उस कॉर्पोरेशन में जो लड़का इंटरव्यू देने गया उसने, उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में उसने एमए किया। इंटरव्यू में उससे एक चीज पूछी गई कि हाँ तुमने अभी, मतलब बहुत सी चीजें पूछी गई लेकिन जो एक चीज तो स्टैंड आउट करेगी, तुमने पिछले 1 साल में कौन सा अंग्रेजी का नॉवेल पढ़ा? जीरो। क्योंकि इंटरव्यूअर शार्प होते हैं, वो समझ गए उसके चेहरे पे जो भाव आया ही आया। और बच्चे ने एक बात अच्छी कही, उसने सत्यतापूर्वक ही कह दिया कि नहीं होगी। ऐसी एक और जगह हिंदी की, वो हिंदी साहित्यिक में उनकी डिग्री थी, उनसे भी यही बात पूछी गई। तो अब उनसे पूछा गया भाई जब आपने हिंदी साहित्य में आपकी डिग्री है, तो उनसे पूछा गया कि अच्छा आपने प्रेमचंद का आपको कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगता है? अब आप बताइए, उन्होंने भी नहीं पढ़ा और हम किस प्रकार की डिग्री और किस प्रकार की शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक सामाजिक परिवेश, मुझे उत्सुकता हुई कि ठीक है अभी तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की लाइब्रेरी की, लेकिन हमारे आज के समाज में, जैसे पहले हमारे यहाँ बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी हर शहर में, तो एक जो प्रेजेंस और विजिबिलिटी की हम बात करते हैं, वो चीज तब होती है जब वो चारों तरफ दिखती है, तब लोगों को रजिस्टर भी होता है। लेकिन अब तो क्योंकि हम इतना इस दिशा में प्रयास हो चुका है कि हमें शुरुआत नीचे से करने के साथ साथ लेकिन ऊपर भी आसपास करनी पड़ेगी। तो मैंने एक आंकड़ा निकाला जिससे मुझे, लेकिन ये आधिकारिक आंकड़ा है, नेशनल मिशन फॉर लाइब्रेरीज का। हमारे पूरे देश में 2019 में नेशनल मिशन फॉर लाइब्रेरीज के अनुसार कितने पुस्तकालय होंगे कल्पना करिए, करोड़ों की हमारी आबादी। कोई गैस करिए, आप पे कोई गैस नहीं कराता होगा, आप अपने बच्चों से गैस कराते होंगे, है ना? कोई गैस करिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कोशिश की, वेरी इनके लिए बता दी। जनरली कोई गैस नहीं करता है लेकिन 5400 कम क्या पैथेटिक जैसे व्यक्ति निशब्द हो जाता है, इतनी कम, इतनी। लेकिन समस्या ये कि जब कोई पढ़ता नहीं तो पुस्तकालय चलेंगे। और इन 5478 में से भी 4028 केवल एक प्रांत में, केवल एक प्रदेश में है, तो 1450 बाकी के प्रांतों में अभी में जो नेशनल मिशन फॉर लाइब्रेरीज की सूचना। तो क्योंकि नेशनल मिशन की है तो मैं इसे आधिकारिक मानकर आपके साथ में साथ है। तो समस्या ये है कि ये जो ढांचागत समस्या है इसका कैसे निदान। अभी कंचन ने बहुत अच्छे तरीके की, बहुत रुचिकर चीजें बताएं जो आप सबके माध्यम से कराई जा सकती है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमें सोच बदलें, क्योंकि बिना सोच बदले कुछ चीज स्थायी रूप से हो नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आजकल समाज में ये बदलाव आया है कि पहले हम लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, अब कामकाज की वजह से लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो कदाचित बहुत से अन्य रिश्तेदार या बाबा दादी नाना नानी साथ में नहीं रह पाते क्योंकि वो अपने पैतृक के स्थान पे रहते हैं और पहले शायद कहानियां वो लोग सुनाते थे। लेकिन हमें जो कुछ भी समस्या का निदान ढूंढना है, हम सबको मिलकर वो तो आज के ही परिवेश में ढूंढना है, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन तो पड़ता नहीं है। अब जैसे परिवार में जहाँ दोनों लोग काम करते हैं ज्यादातर,
उसी में हमें ये देखना होगा कि कैसे हम किताबें पढ़ने की आदत को पुनः विकसित करें। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो समस्या ये है कि शिक्षा का जो ढांचा है उसमें जो सोच है उस सोच में मूलभूत परिवर्तन आ चुका है। हम क्यों शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? जब हम शिक्षा ग्रहण क्यों करना चाहते हैं और इसके बारे में किसी से भी पूछते हैं, मैं बहुत विद्यालयों बहुत सारे कॉलेजेस में जाती हूँ, अपने प्रदेश में अन्य प्रदेशों में कई जगह जाते हैं, किसी में पर्यावरण पर काम करते हैं 20 वर्ष में, तो उत्तर यही होता है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। या कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छी बात, कम से कम सच तो बोलते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। अब पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य तो कुछ और बृहद होगा, पैसा भी साथ में जरूरी है, एक पेशा भी जरूरी है, लेकिन वो केवल जीवन का उद्देश्य नहीं। लेकिन अगर बच्चे ऐसा सोचते हैं तो इसमें कमी किसकी? परिवारों की कमी है, विद्यालयों की कमी। हमें एज ए रोल मॉडल हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? जब क्या हम मूल्यों की बात करते हैं आज के दिन? जब एक बच्चे ने, जो मैं आपको एक बच्चे का वाकया आपको बता रही हूँ कि जब मैं कमिश्नर कानपुर थी तो मैं हर साल 3 साल में कमिश्नर कानपुर रही, तो मैं हर साल जितने बच्चे मेरिट किसी भी बोर्ड में जिनकी पोजीशन आती थी, मैं सबको अपने घर चाय पे बुलाती थी। बच्चे तो चाय नहीं पीते, नाश्ता कराती थी और उनको एक एक पौधा देती थी। तो बच्चे आते थे, आपस में बताते थे कि कौन कहाँ से। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कई बड़े ग्रामीण परिवेश से और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छे उनके नंबर आए और वो क्या बनना चाहते हैं। तो वहां पर भी जो बच्चा बोला कि हाँ मैं जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, उसके बगल में उसके पिता जी उसको ला रहे थे और इतने खुश थे कि जैसे कि बच्चे को कोई इनाम मिल गया। तो मुझे मन में ये बात कहती कि प्रभु ना करे कि बड़े लोग उन पिताजी को कष्ट, क्योंकि वो एक सही संस्कार बच्चे को नहीं मिले। क्योंकि जब आपका केवल उद्देश्य पैसा कमाना है तो पैसा चाहे जैसे। तो एक अच्छा इंसान बनने की बात हम क्या कहीं करते कि हम सब चाहे जहां भी हों, अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो एक नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, जो गाड़ी में आ रहा है ऐसा एक्सीलरेटर दबाता है कि जैसे कि मतलब बिल्कुल ही उसकी ट्रेन छूट रही है। क्योंकि कोई दूसरे के बारे में बहुत से लोग नहीं सोचते। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब नहीं सोचते, लेकिन धीरे धीरे समाज में प्रगति बढ़ रही। अरे भाई लाल बत्ती है, बदलने वाली है, लेकिन पीछे से हॉर्न शुरू हो जाते हैं। अरे जब तक बत्ती बदली नहीं या आगे की गाड़ियां चलेंगी तभी तो आप करोगे ना। तो एक जो समाज में हम असहिष्णुता की समस्या होती जा रही है और उसका हम प्रभाव सब पर होते हैं। जरा सी सड़क पे लड़ाई होती है, आपस में लोग झगड़ते हैं, सब करते हैं। तो हम जब तक अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे और हम जीवन का उद्देश्य चरित्र निर्माण की बात नहीं करेंगे तो फिर शिक्षा का उद्देश्य तो नहीं होगा कि हमारे अच्छे मूल्य विकसित हों, चरित्र निर्माण हो, ज्ञानवर्धन हो और हाँ साथ में हम किसी विषय में अंदर आए। और जैसे उन्होंने बहुत सारी बात कही कि शिक्षा का उद्देश्य हमारी रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने का भी है। ये भी क्या है कि हमने बस रटा रटाया दे दिया और ये नहीं, क्योंकि हम सबके भीतर इतनी सारी प्रतिभा छुपी हुई है। क्योंकि उस रचनात्मक प्रवृत्ति को कैसे विकसित करें? मुझे मालूम है कि आप शिक्षकों के पास भी बहुत सारा कार्य है, शिक्षा विभाग का भी कार्य होता है, अन्य बहुत सारे सरकारी कार्य होते हैं जो करने होते हैं। लेकिन इसी सब परिवेश में साथ साथ आपके माध्यम से आप केवल अपने विद्यालय में कैसे व्यापक परिवर्तन लाकर अपनी जिंदगियों को छूकर उनमें किताबें पढ़ने की सोच को विकसित कर सके। क्योंकि आज की जिंदगी में हम सिर्फ दौड़ रहे हैं और हर वक्त हम चाहे जहां भी हो, हर एक को लगता है कि बस हम सिर्फ दौड़ रहे हैं और उस दौड़ के बीच बहुत कुछ होते हुए भी हमें से ज्यादातर लोग क्या खुश हैं, ये अपने आप से पूछने की बात है। और अगर नहीं खुश हैं तो क्यों खुश नहीं? शायद थोड़ा सा ज्यादा दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा कम दौड़े तो शायद वो जो खुशी अंदर है वो हमारे अपने आप को समझ में आने लगे। अब अगर मैं पढ़ने की बात करूं तो रीडिंग के बारे में तो इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें कही गई। मैं 2-3 ही बस आपके समझ रखूंगी।
Reading is to mind what exercise is to body. हम सब सहमत हैं और कोरोना काल में तो हमने झकझोर के ये समझा दिया है कि शरीर का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो जैसे शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, मस्तिष्क को भी व्यायाम की आवश्यकता। और मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, उन्होंने ये भी कहा था कि द ब्रेन इज अ मसल। आप जितना ज्यादा उसका उपयोग करेंगे उतना ही अधिक वो विकसित होगा। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक सेम जो मैं सबसे कहती हूँ, जहां भी जाती हूँ बच्चों से कहती हूँ, आप क्या हो मैं क्या। हम जो पढ़ते हैं, हम जो सोचते हैं और हम जो बार बार करते हैं जिससे हमारी आदत विकसित होती है, वास्तव में हम केवल बोलते हैं। और कभी कभी बड़ा अद्भुत अनूठा भी लगता है कि देखिए जो पुस्तकें लिखी गई वो अनादिकाल के लिए, व्यक्ति मृत होकर चला जाता है लेकिन पुस्तकें हमेशा जीवित हैं। आज के दिन में हम लोग सोक्रेटिस कब थे, प्लेटो कब थे, सबकी कितनी अच्छी अच्छी बातें, और हमें बहुत सी चीजें पढ़ने में लगता है कि क्या उतने हजारों साल पहले की बात नहीं तो आज की बात है, और वो कितनी सामयिक है। तो इसलिए पुस्तकें तो हमेशा जीवित रहती है, अमर है। तो पुस्तकों से जो ज्ञान मिल सकता है, जो खुशी मिल सकती है, मैं केवल ज्ञान की बात नहीं करती। एक बैरक ओबामा साहब ने एक अच्छी चीज कही जो मुझे अच्छी लगी। मैं हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी में बोलती हूँ और मुझे प्राय लगता है कि जिस भाषा में बोलूँ कोशिश करती थी मैं उसमें बोलूँ, खिचड़ी नहीं बोलूँ। भाषा का नहीं, अगर आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक भाषा में बोलेंगे तो आपके बच्चे भी उसी में बोलेंगे। ऐसा नहीं मैं अंग्रेजी में भी बोल लेती हूँ, और अंग्रेजी में बोलती तो केवल अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करती बोल लेती हूँ ऐसा। तो ये भाषा के नियंत्रण की बात है, क्योंकि भाषा की शुद्धता आवश्यक है। अगर भाषा की शुद्धता नहीं होगी तो वही व्यक्ति, मेरे ख्याल से गत वर्ष कुछ क्वेश्चन पेपर में जो बच्चों ने उत्तर दिए थे बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, जो उसके उत्तर निकले थे वो उत्तर उनको पढ़ के मतलब व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है कि ऐसे बच्चा कैसे लिखता था। लेकिन उसमें ऐसी खिचड़ी सी भाषा थी, उसमें टीचर भी क्या नंबर थे, लेकिन अंततः होता है कि जो हम बोलते हैं, जैसे हम आचरण करते हैं बड़े वैसे तो बच्चे सीखें। तो खैर बैरक ओबामा साहब की सेइंग है कि जो उनके द्वारा कहा गया है, at the moment that we persuade a child to cross the magic threshold into a library, we change their lives forever for the better. यानी जिस क्षण हम किसी बच्चे को पुस्तकालय की जादुई चौखट में अंदर जाने को कहते हैं, उस बच्चे का जीवन सदैव के लिए परिवर्तित हो जाता है। अभी आपने रस्किन बॉन्ड साहब का चित्र दिखा है। रस्किन बॉन्ड साहब एक बहुत बहुत मशहूर उपन्यासकार हैं, और मुझे सौभाग्य है कि मैंने उन्हें दिल्ली की बुलबुल पुस्तक भेंट की, और रस्किन बॉन्ड सर ने अपनी पुस्तक मुझे भेंट की, जो मेरे लिए स्वर्णिम दिवस हो गया। तो रस्किन बॉन्ड साहब ने मेरे से एक बात कही, क्योंकि वो मसूरी में रहते हैं और वो प्रायः वैसे मिलते नहीं है, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि वो मुझसे मिले अपने घर पर। तो वो सप्ताह में 2 दिन एक दुकान है वहां पर, बहुत पुरानी मसूरी में किताब की दुकान है, जहां पर अक्सर बैठते हैं, और वहां पर जो बच्चे आते हैं वो आते हैं, उनसे भी मिलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए समस्या ये हो रही है, कितने बच्चे आते हैं और कहते हैं हम लेखक बनना चाहते हैं, तो कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते। अब बिना पढ़े तो आप लेखक नहीं बन सकते। किसी भी चीज में उस क्षेत्र को समझने के लिए की भी तो आवश्यकता होती है। अब आप भी अगर शिक्षक बने तो आपने भी तो कितनी पढ़ाई की, और पढ़ाई समाप्त नहीं होती, सदैव चलती रहती है, हम जिसके पेशे नहीं होती, वहां आगे हमें पढ़ना पड़ता, सीखना पड़ता, अध्ययन होना पड़ता। तो अब हम बात इसकी करेंगे रणनीति की, कैसे क्या रणनीति हम सोच सकते हैं कि जिसके माध्यम से आप प्रदेश में अपने विद्यालयों में एक क्रांति ला सकते हैं कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित हो, विकसित हो। अब एक समस्या बहुत बहुत बड़ी समस्या है हम सबके समक्ष।
पिछले 1 घंटे में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नहीं छुआ इस कमरे में? वो हाथ उठाएं। नहीं, आप तो फिर ले, नहीं मैं कोई आलोचना नहीं कर रही, ठीक। तो इतने बड़े कमरे में 4। समस्या ये हो गई है कि मोबाइल के कारण कुछ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से इतनी आदत हो गई है उसको देखने की कि आपको चैन नहीं पड़ता कि हुआ क्या, व्हाट्सएप खोलो और देखो। अगर आप गहराई से सोचें तो वाकई दुनिया में कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया होगा। आप ना भी देखें तो कोई फर्क पड़े। और अगर आप शिक्षक के रूप में ऐसा करते होंगे तो आप बच्चों को भी वही सिखाते। जैसे मुझे ट्रैकिंग पे जाने का बहुत शौक है और मेरे सौभाग्यवश मेरे पतिदेव को भी, तो हम दोनों वहां पर गौमुख पर जो है 3 बार हम लोग ट्रैकिंग करके आए हैं। तो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि वहां तो इंटरनेट नेट फोन कुछ काम नहीं है। अच्छा, सुबह अखबार पढ़ने की आदत है क्योंकि सुबह शुरू उसी से होती है। हमारी पीढ़ी तो वही है, मैं तो उस पीढ़ी की हूँ कि हम मोबाइल पे अखबार नहीं पढ़ता, ये तो कागज वाला वो बढ़िया सा अखबार परत के देती। लेकिन मैंने ये पाया कि जब हम 10-10 दिन ट्रेकिंग पर गए और 10 दिन लौट कर आए और तो बड़ी उत्सुकता से अखबार उठाया कि भाई 10 दिन में हुआ क्या, कुछ विशेष नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया में कि हम वहां 10 दिन तक रहे हुए थे और ना हमें फर्क पड़ा कि कुछ ऐसी बड़ी चीज होगी। तो मैं तो प्राय अभी ये करती हूँ, तो बड़ा अच्छा है। मैं जहाँ ट्रिब्यूनल में इस समय कार्यरत हूँ वहां पर मेरे कमरे में मेरा मोबाइल का जो कनेक्शन है वो कैच ही नहीं है, तो मेरा मोबाइल चलता है नहीं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे लोग संपर्क नहीं कर पाते, ना व्हाट्सएप चलता है। लेकिन खैर ये तो मैंने आपसे एक लोगों के लिए मोबाइल को टच करना इतना जरूरी हो गया है। हर 10 मिनट में कोई सूचना या कुछ भी सिर्फ मोबाइल के थ्रू आती है। लेकिन फिर भी मेरा ये एक बात कहना है कि मैंने कल मोबाइल नहीं छुआ है और मुझे इसकी सूचना नहीं मिली। जब मैं स्कूल पहुंची तब मैं यहाँ पहुंची नहीं, तब मैं यहाँ आ रही हूँ। कोई बात नहीं, तो ये आप आ गए। नहीं, मेरा ये कहना है कि जब जरूरी हो तब आप मैसेज देख सकते हैं, लेकिन हमें से सबकी आदत बन चुकी है कि हम हर थोड़ी देर में देखते हैं। वो एक आदत हो गई है, ठीक है। अगर आजकल के समय में हम मोबाइल के माध्यम से ही इतनी सारी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। मैं भी अपने विभाग में मैं फूड सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से सेवानिवृत्त हुई अपर मुख्य सचिव के पद से। रात के 12 बजे तक मैं अपने सब अधिकारियों को व्हाट्सएप पे उत्तर देती थी जो भी उन्होंने मुझसे पूछा, ठीक है। लेकिन जब हम कभी काम करते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, मान लीजिए आपसे सूचना मांगी गई, उस सूचना को कितनी देर में आपको देना है? मैम कई बार तो तुरंत तत्काल सूचना मांगी जाती है। तुरंत और तत्काल का शासन में 37 वर्ष रहने के बाद मेरा अनुभव ये है कि तुरंत और तत्काल का हम व्यक्तिगत रूप से विवेचना करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो सालों भी तुरंत होता है कि मैं तो अभी यही पोस्ट हुआ। मैं कुछ विद्यालयों में गई और वहां मैंने शिक्षक से पूछा कि भाई आप कब से हैं यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस अभी पोस्ट हुआ, अब वो अभी था 7 वर्ष। तो तुरंत और तत्काल की विवेचना भी अलग है। अब आपको व्यक्तिगत रूप से निर्भर करना है कि आप कितनी देर या कितनी चीज महत्वपूर्ण होती है, या आप उसकी एक पर्टिकुलर टोन सेट कर दीजिए। बहुत सा तो इतनी सारी सूचनाएं और इतने सारे ग्रुप्स पर वो आता है कि उसके कारण आपका कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, व्यवधान होता। तो एक अमुक समय होता है कि जिसमें बात की जा सकती है या इन व्यक्तियों से बात की जा सकती है। ये तो आप पर निर्भर करेगा, निर्णय आपको करना पड़ेगा। मैम ऐसा हेड में बता रही हूँ, हम लोग क्लासरूम में होते हैं, PRS कॉल मिड डे मील का सूचना मांग रहा है, बंद करके अभी हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बाद देंगे। उतनी देर में 10 बार उसका रिपीट। उतनी देर में आप ये कर सकती हैं कि आपके स्कूल में, विद्यालय में कोई एक अन्य अधिकारी हो, उसको अगर आप मोबाइल दे सकें, ठीक। आप निदान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रही हैं मैडम। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि हम लोग कैसे कैसे डिस्टर्ब। देखिए मैडम 37 वर्ष मैंने भी नौकरी की है, ठीक है। तो हम विषय से ना हटे। आपको अगर नहीं करना
मुझे अच्छी तरीके से पता है क्योंकि मैं अभी 1.5 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हम लोग मैम कर ही रहे हैं, स्कूल बहुत अच्छे से। देखिए द मोमेंट वी से कि हम सब अच्छा कर रहे हैं तो हमें सुधार की गुंजाइश है। मैं अगर आज यहाँ आई तो मैंने कंचन जी ने जो बोला मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, आपने भी सीखा होगा। जिस क्षण हम जीवन में, मेरा अपने लिए ये मानना है कि मैं मरते दम तक सीखूंगी क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं आता और जीवन में जहां हम ये सोचते हैं कि हम सबके सही करें तो सुधार की गुंजाइश नहीं है क्योंकि फिर हमारा दिमाग अपने आप उस चीज को पर। तो समस्या ये है कि जो मैंने ये कहा कि आपको जो समस्याओं का निदान ढूंढना है वो आज की इसी दुनिया में ढूंढना है जहाँ की इंटरनेट भी है, व्हाट्सएप भी है और हर क्षण दिन में आपको इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज बहुत सी सूचनाएं तो ऐसी होती हैं कि जो मासिक रूप से, साप्ताहिक रूप से, दैनिक रूप से विभिन्न विभागों में मांगी जाती है और मैं भी मांगती थी, दैनिक रूप से मांगती थी हर जनपद से। लेकिन जब वो मालूम है कि वो सूचनाएं जानी है, बहुत सी सूचनाएं ऐसी नहीं होती कि जो तुरंत एकदम से मांगी नहीं, बहुत सी आपकी सेट सूचनाएं होती जो मांगी जाती, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्रायः उनमें अनुश्रवण तब किया जाता है क्योंकि वो सूचनाएं कदाचित नहीं है या नहीं रिसीव करेंगे। तो निदान तो इसी में ढूंढना है कि आपके पास इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, आपकी सूचनाएं आएंगी। एक समस्या और है, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, अभी 24 घंटे के 1 मिनट ज्यादा हमने से किसी को नहीं दिया। तो इस निदान को कैसे ढूंढा जाए, मेरे इसके कुछ विनम्र सुझाव में आप सबके सामने। सबसे पहले कि जब हम किताबों को पढ़ने की बात करते हैं तो हम उसको एक कोई खुशनुमा गतिविधि समझे, जॉयफुल एक्टिविटी समझे। धीरे धीरे क्या हो गया है कि हम लोग जो कोई भी किताब पढ़ने की बात सोचते हैं तो वो हमारे कोर्स से, हमारी स्टडी से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ ये हमें पढ़ना है, इस पर हमें परीक्षा देनी है या इस पर हमारा टेस्ट होना, ठीक। तो जो एक और ये फोकस केंद्र बिंदु जो ये धीरे धीरे बढ़ता है शिक्षा में। अब फिर से दोबारा मुहिम हुई, लेकिन धीरे धीरे जो भी किताबें पढ़ने की उनकी संख्या बढ़ती गई, कोर्स बढ़ता है और बच्चों की जो प्रतिस्पर्धा है उसका डर भी बहुत बढ़ गया। बच्चों पर एक तरीके से काफी दबाव रहता है, तो उसी दबाव के उसको कम ही किया जा सकता है, लेकिन पढ़ने की किताबें या जो लाइब्रेरी पीरियड है वो एक लगे रोचक है, खुशनुमा है। जैसे अभी कितने सारे हंसते हुए बच्चों के चेहरे देखे और सब कितने खुश है। मुझे तो लग रहा था मैं भी जाकर उनके बीच में बैठती हूँ, कितना मजा आता है। बड़े होकर तो हम लोग मजा लेना भी भूल जाते हैं, सभी गंभीर और सौम्य और बच्चे हो जाते हैं। अब हम किसी भी आदत को विकसित करने में कितने दिन लगते हैं बताइए? बताइए, आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं है मैं बता दूंगी, लेकिन सोचिए, गैस करें। कम से कम 21 दिन। इन्होंने बिल्कुल सही बोला। नहीं, लेकिन अगर आप 21 दिन एक चीज कर लेंगे, तय मान लीजिए जब आप उसको नहीं करेंगे ना तो फिर आपको समस्या होगी कि क्यों नहीं कर, ठीक है। तो लेकिन 21 दिन से कम भी लगता है जब कोई खराब आदत विकसित करेंगे वो तो इतनी जल्दी विकसित हो जाती है, लेकिन अच्छी आदत के लिए वाकई में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी 21 दिन कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं है, तो अगर कोशिश करें तो आदत बदली जा सकती। तो मैं प्रारंभ करूंगी घर से। घर में माता पिता चाहे 2 ही पन्ने सुनाए, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि माता कहानी सुनाए, आजकल तो सब और माता अगर घर के बाहर भी नहीं जाती, घर में ही काम करती, तो घर में भी बहुत काम होता है। अब तो बड़ी अच्छी बात है कि उसको भी आंकने की कोशिश की जा रही है कि हाउस वर्क को कैसे हम उसका आंकलन करें। तो पहली बात ये कि घर में माता पिता चाहे 2 पन्ने सुना, छोटे से 2 पन्ने, एक चित्र देखा है, लेकिन इतनी कहानी सुना। बच्चे जैसा माता पिता को देखेंगे, जैसा बड़ों को देखेंगे, वैसा ही आचरण होगा। पुरस्कार स्वरूप आज के समाज में हम क्या खरीदते हैं? हाँ, पुस्तकें ले लेते हैं।
कपड़े दे देंगे, खिलौने दे देंगे, महंगी सी महंगी चीज। विज्ञापन का जमाना है, कंज्यूमरिज्म का जमाना है, तो ऐसे जमाने में ये चीजें दिखती चमक दमक वाली, हमारा दिमाग भी इन पर जाता है। वही तो उद्देश्य है उन विज्ञापन का। तो अगर पुस्तक मान लीजिए हर महीने एक छोटी सी पतली सी पुस्तक ही घर में माता पिता ने, बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, उसके लिए हम रिवॉर्ड स्वरूप उसको ले जाकर पिज्जा हट में पिज्जा खिला सकते हैं, नहीं खिलाने ले जाते हैं। प्राय हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है, खाना कहते क्या आया, चाय आई कॉफी आई, या नेस्कैफे में चाय है कि कॉफी है भाई? हमको भी देखिए यही जमाना है, नेस्कैफे के कप में नेस्कैफे देखते ही दिमाग में आया कि आपको खुशबूदार कॉफी आई। लेकिन पहले पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पहली चुस्की लगाते ही वो लगता है कि चलिए तो वो नहीं। और जितने लोग ऑनलाइन हैं आपसे हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम लोग चाय पी रहे हैं, आप लोग को सब चाय वाय पी रहे होंगे, खा भी रहे होंगे, क्योंकि आप लोग को नजर नहीं आ रहे, हम लोग को सब नजर आ रहे। तो खैर, तो अगर हम ये दे, मान लीजिए हम जन्म दिवस पर कोई किताब दें, लेकिन केवल किताब देना पर्याप्त नहीं है। जो किताब दे उसको साथ लेकर के बैठ करके पढ़िए, उसमें मजा आए। कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए थोड़े समय बाद कहीं लोग जाते तो केवल दर्शनीय स्थल नहीं देखा, कहीं आराम से लोग साथ में बैठे किताब पढ़ें, थोड़ा सा भी पढ़ाएं तो ये आदत विकसित हो सकती है। मोहल्लों में अगर बहुत सी चीजों पर बात होती है, लेकिन अगर पुस्तकों पर भी कभी कुछ बात हो, पुस्तकों पर भी चर्चा हो सकती है। पुस्तक पर चर्चा हो तो अच्छी बात है, सब लोग सोचेंगे कि हम पढ़ेंगे। और जैसे कि कितनी जो एक बहुत अच्छी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही, और जिसमें युवा लेखकों को कहानियां लिख करके और उनके लिए एक योजना लागू की गई, मुझे विश्वास है कि उससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आप भी अपने अपने विद्यालयों में, जैसे इन्होंने कहा कि छोटी सी कहानी लिखी, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है तो आप जिस भी चीज पे जैसे 5 वाक्य ही लिखो। इसलिए मुझे याद है सबसे छोटी कक्षाओं में शायद जैसे अगर गाय पर कहते थे 5 वाक्य लिखो ना, तो गाय सफेद रंग की होती है, भूरी रंग की होती है, 4 पैर होते हैं, उतना ही लिखते हैं। लेकिन उससे ना कहीं दिमाग में बच्चा सोचता है कि तो गाय तो ऐसी होती है, तो कुछ ऐसा प्रारंभ करेंगे तो उससे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपके विद्यालयों के लिए मेरे कुछ सुझाव, हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन ये मेरे सुझाव हैं और आपको जो ठीक लगे आप करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आप विद्यालय में करना चाहते हैं, अगर आप बुक रीडिंग के बारे में बात करते हैं, अपनी समय सारणी में, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज में उससे सम्मिलित। जिंदगी में मैंने ये पाया कि बड़े से बड़ा काम भी तब हो जाता है कि अगर हम उसे अपने शेड्यूल में रखते हैं। नंबर 2, अगर हम उसको मापते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध बात है, एनीथिंग दैट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जब तक हम मापते नहीं ना तो हम भी नहीं ध्यान देते, दूसरा भी उस पर ध्यान नहीं देते। और मैं ये आपको अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ और विभिन्न विभागों के आधार पर कह रही हूँ और अपनी टीम के आधार पर कह रही हूँ कि उन्हीं टीम ने इतने जबरदस्त काम करे कि हम लोगों ने उन विभागों में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और नेशनल रिकॉर्ड बनाना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हर चीज वो टारगेट था और उसको कैसे पूरा करना और वास्तव में पूरा करना। तो आप भी अपनी शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी में, मान लीजिए साल भर में जब आपकी गर्मी की छुट्टी होती है और जब अन्य त्योहार होते हैं वो छोड़ करके, और आप ये तय कर सकते हैं कि हाँ भाई इधर मान लीजिए होली का त्योहार आया, जब भी स्कूल सामान्य होंगे तो आप इन त्योहारों से या स्वतंत्रता दिवस से या गणतंत्र दिवस से इनसे संबंधित कुछ कहानी आप पढ़वाएंगे। लेकिन जब तक आप शेड्यूल में नहीं डालेंगे तो आपके पास भी हजार काम है, आपका ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग जबरदस्त होनी चाहिए और मॉनिटरिंग में बहुत टाइम नहीं लगता। जो आपने तय करा उसको जब मॉनिटर करना, अगर कभी नहीं मॉनिटर करा तो फिर दूसरों को भी लगता है अच्छा तो देखा नहीं जा रहा, तो फिर लोग उसको नहीं करते। तो अब आपके विद्यालय में मेरा ये सुझाव था कि प्रत्येक दिन, अभी मैं शुरुआत में प्रत्येक दिन की, आपके विद्यालय में असेंबली होती है। अगर आपकी असेंबली में बहुत मीठी है ऐसी मैं चीनी
अच्छी गाड़ी ला रहा है वो। चाहे तो आप असेंबली में किसी किताब को, और किताब को बच्चे से पढ़ो, एक बच्चा पढ़े और बारी बारी से बच्चे पढ़े। देखो असेंबली में कुछ करने में ना बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने चुना लिया ना करने के लिए, लेकिन क्योंकि असेंबली 6 दिन की हुई और आपके पास बच्चे बहुत हैं तो बच्चों का नंबर नहीं है, तो उसके साथ साथ ही आपकी जो कक्षा है, रेगुलर जो कक्षा चलती है, उसमें चाहे तो आप उस दिन के अंत में जब बच्चे थक गए हैं पढ़ के, तो आप, लेकिन समय से, क्योंकि उसकी वजह से समय से ही स्कूल छूटना चाहिए, आप 20 मिनट पहले एक कहानी की किताब 2 पन्ने पढ़वाइए और बारी बारी से बच्चों को पढ़वाइए। एक मेरा अनुभव है कि मैंने ये प्रायः पाया है कि ज्यादातर विद्यालयों में बस केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जो बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी कि हर बच्चा बोल पाए, वो बोलता है तो उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, तो केवल किताब ही नहीं पढ़ना, आत्मविश्वास भी होता है। क्योंकि प्रायः नहीं तो सभी जगह के 2-4 बच्चे होते हैं, कोई भी आता तो वही बच्चे आगे बढ़ के बोलते हैं, हमसे कहा जाता नहीं बोलते हैं। तो हमें तो ये करना है कि हमारा हर बच्चा बोल सके और पढ़ सके, और ये उस बच्चे की उपलब्धि नहीं, ये शिक्षक की या शिक्षिका की उपलब्धि है कि आपके बच्चे इतना बढ़ जाए कि सब बोल सकते। दूसरी चीज, एक सुझाव ये था कि एक पुस्तक बारी बारी से रोज किसी न किसी बच्चे को दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा पुस्तकें हैं तो आप ज्यादा दे सकते हैं, और बच्चा रोज घर से उस पुस्तक के 2 पन्ने पढ़ दिया, 2 से ज्यादा मत, और जब वो विद्यालय में आए तो बच्चे ने क्या पढ़ा वो अपनी भाषा में जैसे चाहे बस बताए। उसमें हमें कोई उसका विशेष मूल्यांकन नहीं करना है, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है, बस ये करना है जैसे कि उस बच्चे को पढ़ने की आदत पड़ेगी और उसको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा भी आज तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तो जब वो बच्चा कहीं ना कहीं कहानी सुनाएगा तो किताबें पढ़ने की इच्छा भी करेगी, और हो सकता है उसमें से कई बहुत बड़े बड़े लेखक बन जाएंगे। जो आपके विद्यालय में कुछ गतिविधियां होती हैं उसमें, जैसा कंचन जी ने बताया कि आप कुछ अगर उत्सव टाइप मना लें, कोई अमुक दिन मनाना है, आप बात करें कि मुझे तो लगता है कि पता नहीं सरोजिनी नायडू जी को कितने बच्चे जानते हैं, तो खैर मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि समाज और परिवेश के साथ बदलता है, सामयिकता बदलती है, लेकिन फिर भी जो भी राइटर या जो भी हो, लेकिन कुछ लोग क्लासिक होते हैं तो हम उनको क्लासिक मीन्स जो सदैव सामने रहता है। मुझे याद है कि हमें विद्यालय में निरंतर में एक सूची दी जाती है कि ये क्लासिक बुक्स हैं, तो उन पुस्तकों को हम लोग पढ़ते थे और उनसे भाषा ज्ञान, शब्द ज्ञान, उन शब्दों को अलग लिखते थे, क्योंकि जब भाषा ही नहीं है तो अभिव्यक्ति क्या है, और भाषा तो हम सबकी सशक्त होनी चाहिए। चाहे आप जिस भी पेशे में आप बोलते हो, आप शिक्षक हो, आप अगर अखबार में हो, तो जब तक भाषा आपकी सशक्त नहीं होगी तो आप जो बात कहना चाहते हो पहुंचाए नहीं कहते, और भाषा तो आसानी से बनती नहीं जब तक कि हम उन शब्दों को सीखें। बहुत से शब्द हमने पढ़े लेकिन अब भूल गए, लेकिन अब तो बड़ा आसान है, गूगल में तुरंत शब्द टाइप करो, कम से कम शब्द पता चल जाए। तो कुछ ऐसे आप कार्यक्रम आयोजित करें जो अपनी कैलेंडर और एक्टिविटी में उनको कहीं ना कहीं पहले से बिठाएं। आप चाहें तो ये भी कर सकती हैं दीपा जी कि आप यहाँ से SCERT के स्तर से, आपको तो पूरी शेड्यूल साल भर की पता है सभी, तो आप उसमें जो है वो इस महीने में ये, इस महीने में ये, प्रत्येक माह एक कार्यक्रम। आपको पूरे दिन का कार्यक्रम नहीं करना है कि पढ़ाना भी है, कोर्स भी पूरा करना है, परीक्षाओं से अलग हटाकर कि एक शेड्यूल बना ले तो बड़ा अच्छा है उसको करिए। आप कोई किताब पढ़ करके उसमें बच्चों के बीच में वाद विवाद उस किताब पर करा सकते। तो सोचने के तो अलग अलग पहलू होते हैं ना, तो हर जना, जैसे उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि छाता है तो छाते का मतलब बरसात, और मैं अगर काला छाता देखती हूँ तो उनकी तरह पहाड़ में मैंने लिखा है कि अल्मोड़ा में भी एक छाता लगाना। तो अलग अलग हमारी सोच, जिसके हिसाब से हम वो कर सकते हैं। और लाइब्रेरी पीरियड तो बहुत आवश्यक है, लेकिन मुझे सबसे आवश्यक बात ये लगती है कि हमारे पुस्तकालय आकर्षक हो, तो देखने में अगर सुंदर लगेंगे, किताबें बाहर दिखेंगी, तो
सभी का मन करेगा पढ़ने का, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हों चाहे बच्चे हों। लेकिन अगर लाइब्रेरी ही आकर्षक नहीं होगी, अलमारियों में किताबें भरी होंगी, बेतरतीब से रखी होगी, तो किसी का मन नहीं। तो एक डिस्प्ले पर तो आप प्रारंभ करें। अभी तो वैसे आपके यहाँ काफी विद्यालयों में पुस्तकालय है, मुझे विजय जी ने बताया था। कितने विद्यालयों में है? यूपी में कितनी संख्या है? 1,59,1.59 लाख स्कूल्स हैं, तो लगभग है लाइब्रेरी। अब मेरा आपको एक सुझाव है, हो सकता है आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि विजय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम शिक्षा विभाग में लगातार होता जा रहा है। इसकी समाचार पत्रों में मैं पढ़ती रहती हूँ। तो हमें अभी मैं फिर भी नहीं पाऊंगी, मैं बोल रही। तो क्या आप लोग अपने विद्यालय में अपनी पुस्तकें लगा रखे हैं और उनके साथ, जैसे इन्होंने कहा, एक सेल्फी खींचने की उन पुस्तकों के साथ एक प्रतियोगिता करा लीजिए। आपके तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सशक्त है। आपके यहाँ तो जैसा जी ने मुझे बताया है कि आपके अभिभावकों तक के जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, और अगर मुझे करेक्टली याद है शायद 30 लाख लोग उन्होंने बताया, तो आप उनका उपयोग, अभिभावकों को भी उसकी फोटो भेजिए। उनको भी हो सकता है कि कुछ अभिभावक को उतना ना समझ में आए, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आएगा कि किताबें सुंदर जो पढ़नी चाहिए। आपके अपने क्षेत्र में जो विद्यालय हैं वहां पर अगर अभिभावकों को भी कभी ये महीने में एक दिन शुरुआत में आप बुलाकर पुस्तकें दिखाएं, बताएं क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भी समझ में आना नहीं तो हो सकता है कि अभिभावक कहें कि तुम कोर्स की किताब नहीं पढ़ रहे हो, दूसरी क्यों पढ़ रहे। ये भी जरूरी होता है, क्योंकि हमें से बहुत से लोग विशेष रूप से माँ बाप उस चक्र में फंस गए हैं। तो हर वक्त कई माँ बाप मिलते हैं और कहते हैं कि साहब बच्चा पढ़ता ही नहीं, उससे मोबाइल देखता है। लेकिन मैं तो यही सोचती थी कि इनके माँ बाप कितनी देर मोबाइल देखते हैं, अगर वो खुद कितनी देर देखते हैं तो उस पर बच्चे पर भी निर्भर कहीं ना कहीं तो करता ही है। तो असेंबली की बात मैंने आपसे करी, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी। और एक चीज जो मैंने आपसे कही कि अब देखिए हमें बदलते परिवेश के साथ बदलना है, तो हमें ई बुक्स और ऑडियो बुक्स को हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि अब बहुत सी ई बुक्स भी आ गई हैं। तो जो लोग ई बुक्स पढ़ सकते हैं, हम अपने विद्यार्थियों के लिए उनकी नहीं बात कर रहे, लेकिन क्योंकि समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, तो जो लोग ई बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सी ऑडियो बुक्स भी आती हैं, बहुत सी तो नहीं कहूँगी, थोड़ी आती है। जैसे मैं अपनी कुछ किताबें जो है ना, ये स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जिनको दिखाई नहीं देता दुर्भाग्यवश, तो वो ऑडियो बुक्स उनके लिए चाहिए होती है। ऑडियो बुक्स का एक फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए हम कभी, बहुत से लोग ये करते हैं कि अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ऑडियो कैसेट्स है, और आपको उस कैसेट्स नहीं आते, उसकी वो आती है पेन ड्राइव, तो उन पेन ड्राइव को लगा करके और सारे रास्ते कहते हैं हमें ड्राइविंग में समस्या नहीं होती, क्योंकि हम कहानी सुनते हैं और आपका हाथ वाथ भी कहीं नहीं है कि आपको ड्राइविंग में समस्या। अब एक बहुत मूलभूत आवश्यकता है कि हमारी किताबें सुंदर से मेरा मतलब है आकर्षक हो, क्योंकि सबसे पहले हमें पुस्तक में क्या दिखता है, उसका कवर दिखता है, उसकी इलस्ट्रेशन दिखती है। जैसे जब ये दिल्ली की बुलबुल माननीय राज्यपाल महोदय ने उस समय मुझे सहमति दी कि वो इसका विमोचन करेंगे, खुद देश के राज्यपाल साहब हैं, तो उनको ये किताब ऐसे रूप में नहीं थी। तब तक मेरी ये वाली कॉपी तैयार नहीं थी, जो रफ ड्राफ्ट था उसमें भी चित्र थे, लेकिन वो चित्र देख करके इतने खुश हो गए कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था बोलने के लिए कि भाई 10 मिनट बस मैं बोलूंगा, वो 45 मिनट बोले। तो उन्होंने कहा कि चित्र इतने सुंदर है, फिर कहानियां भी उन्होंने एक पढ़ी हुई थी तो उसके बारे में भी बोले, लेकिन सबसे पहली चीज है चित्र, प्रेजेंटेशन। हम बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने, बहुत स्वादिष्ट बनाने, बहुत अच्छा नाभी बनाए और उसको अच्छे से लगा दें, तो ये हो जाता है कि हाँ भी बहुत अच्छा खाना। तो प्रेजेंटेशन जो है वो महत्वपूर्ण है। जो भी पुस्तकें आप चयनित करें, जहां तक छोटे बच्चों का प्रश्न है, उसमें ये बात मैंने एमबीबी से सीखी। मुझे शुरू में बड़ा अजीब लगा कि मुझसे कहा गया कि मेरी बस 2 कहानियों पे ये किताब छाप देंगे, तो लेकिन फिर बात मुझे ये बात समझ में आई कि आज के युग में हमारा जो ध्यान देने की शक्ति है वो बहुत कम है।
जो अटेंशन स्पैन है, अटेंशन स्पैन की भी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक बीमारियां हो गई। तो इसलिए आवश्यक ये है कि चीज छोटी हो, सुनिश्चित हो और अच्छे इलस्ट्रेशन, और जब बचपन से आदत पड़ जाएगी तब फिर आगे आपको हो रही। जब मैंने एमबीबी से सीखा तो मैं पशुओं के अधिकारों पर, क्योंकि मैंने सदैव यह माना है कि जो ब्रह्मांड या पृथ्वी है ये केवल हम मनुष्यों के लिए, हम सबके लिए, लेकिन उनको उनके अधिकार कौन दिलाएगा, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते और उनके लिए सारी समस्या मनुष्य ही सूचित करना, तो उनके अधिकार तो हमें भी। तो मैं पशु पक्षियों के अधिकारों पर कुछ कहानियां लिख रही हूँ। तो मैंने करीब 7 कहानी लिखी और मुझसे एक जहाँ मैं दे रही हूँ उसको प्रकाशन के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनीता जी अभी तो बड़ी कम कहानी हुई और कहा कि कम से कम पुस्तक 100 पन्ने की तो हो। अब मुझे ये लगा कि 100 पन्ने की अगर बच्चों की पुस्तक हो गई तो एक तो इतनी कहानियां लिखते लिखते मुझे पता नहीं कितने वर्ष निकल जाएंगे, वो तो चलिए सेकेंडरी बात है, लेकिन मुख्य बात है कि कहाँ पढ़ेगा उसको, किसी के पास समय नहीं है इतना। तो हमें छोटी कहानियां, संक्षिप्त कहानियां, और जो इन्होंने कहा कि आप कुछ खेल खिला सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपकी आगे की जिंदगी तय करते हैं कि आप चीज को संक्षिप्त में बोलना जाने। आप कुछ लोगों से मिलते होंगे जो तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं भी बहुत बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ शिक्षा करती है, वैसे मैं कम बोलती, लेकिन आपको लोग मिलते होंगे कि जो इतनी सी चीज को बताने में जो आप 2 मिनट में बताई जा सकती है उसको 10 मिनट में बता, है ना। समस्या ये है कि उनके शिक्षक शिक्षिकाओं को बचपन में विद्यालय में कुछ सिखाया नहीं तो उस चीज को शॉर्ट में कैसे, जो हम गार्डन में सारे कहते हैं, तो ये भी एक कला होती है कि आप उसी चीज को संक्षिप्त में कहते हैं। जैसे आप विद्यालय में शायद समरी लिखवाते होंगे, पहले तो लिखवाई जाती थी, तो समरी लिखवाना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इतने सारे विचारों को संक्षिप्त में 2 लाइन में कैसे दें। और यही बात शीर्षक की, शीर्षक भी छोटा सा होता है कि जो शीर्षक आप दे सके। तो मैं आप सबको, दीपा जी को, SCRT को, विजय जी को, विशेष रूप से रंजित को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। यहाँ पर उपस्थित ये सभी वास्तविक दुनिया के श्रोताओं को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी और आप सबको भी हार्दिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी और अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप सबके माध्यम से पढ़ने की, किताबें पढ़ने की आदत को हम एक खुशनुमा आदत के रूप में विकसित करें और इसके परिणाम और हर शायद आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एक अच्छे समाज और खुशनुमा समाज को रच सकेंगे और ये तो बहुत बहुत बड़ा योगदान आप सबका होगा। मैं अपनी बात मेरी जो बाल पर्यावरण वाहिनी थी उसके लिए मैंने एक स्लोगन बनाया था, तो उसी से समाप्त करती हूँ, जो आप पर, मुझ पर, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति पर लागू होता है। एक सृष्टि एक जीवन, एक सृष्टि एक जीवन, मुझे भी कुछ करना है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कराया कि रीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है और किस तरह से हमारी जो आज की पीढ़ी है उसने पढ़ना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। हमारी जो आज की जनरेशन है, हम लोग जिस पीढ़ी में आते हैं, हमारा जो फोकस है वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। हम लोग अब पढ़ते ही नहीं है, मोबाइल में, या ये कहिए कि ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, जहाँ हमें लगता है कि फायदा है, बस वही काम करने में हमारा ध्यान जा रहा है और शायद हमारी वजह से आगे भी ये चीजें और भी कम होती चली जाएंगी। तो बहुत ही जरूरी है कि हम लोग जो रीडिंग है उसकी हैबिट को डेवलप करें, पढ़ने की आदत डालें और ज्यादा से ज्यादा ऑथर्स की किताबें पढ़ें, ताकि हमारी शब्दावली बढ़ेगी, हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ेगा और जो अच्छे विचार हैं आप जैसे लेखकों के, वो हम अपने अंदर डालेंगे तो हम ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे और ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। आपको मजा भी आएगा। मजा भी आएगा। आपका सेशन बहुत ही अच्छा था मैम, और आपने जो कहानी हमें सुनाई कुंभ की, मतलब वो वाकई में बहुत ऐसा लगा कि हम वहाँ पहुँच गए। थैंक यू सो मच मैम। हम आगे क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा। अगर आपके कोई सवाल है या जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग बैठे हैं आपके इस समय उपस्थित हैं, उनके अगर कोई क्वेश्चन होता है
तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही आप लोग जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया और बहुत ही धैर्यपूर्वक सभी वक्ताओं को सुना, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन से आप लोगों को बहुत लाभ होगा, फायदा होगा और आपका एक दायरा बड़ा होगा, और ऐसा आपने महसूस किया होगा कि हमें और किताबें पढ़नी चाहिए और अपना दायरा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और क्यों जरूरी है कि स्कूल्स में लाइब्रेरी हो, बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करी जाएं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है शायद हम आज समझ पाए होंगे। और कई तरीके कंचन मैम ने बताए और मैम आई थी, अनिता मैम, उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो पढ़ें, किताबें पढ़ें, घुमा के आके अलग अलग तरीके से कई एक्टिविटीज के माध्यम से हम उसे पढ़ा सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो। इस सेशन का सही यूज, जो सही यूटिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो तभी निकल कर आएगी जब हम अपने विद्यालयों में पुस्तकालय को प्रभावी रूप से संचालित कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सत्र का समापन करना चाहूंगी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू।